एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में क्लाउड कंप्यूटिंग का यूनिट सेकंड का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ये यूनिट आज के इस वीडियो में 100% फिनिश हो जाएगी। रेस्ट एंड सिस्टम्स ऑफ सिस्टम से लेकर के पूरा डिजास्टर रिकवरी तक के सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर मैंने कवर करा दिए, कुछ बचा नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यूज, 7 मार्क्स में जो कुछ भी आ सकता है, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड होगा। 100% आपका ये यूनिट भी तैयार हो जाएगा। आई होप आपने प्रीवियस यूनिट को देख लिया होगा, यूनिट फर्स्ट, राइट? जाके आप चैनल पे प्लेलिस्ट को देखोगे तो वहाँ पे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा एंड एआई का भी वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, राइट? तो जाके पहले यूनिट सेकंड को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे यूनिट फर्स्ट अच्छे से कवर कर लेना है, जिससे आपको बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको पता चल जाएगी। देन आप यूनिट सेकंड अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया तो सब्सक्राइब करना, जिससे जल्दी-जल्दी मैं यहाँ पे वन शॉट बना सकूँ और एग्ज़ाम के पहले आप सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर पाओ, ठीक है? और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और लेक्चर को समझ में आया तो लाइक कर देना, और कुछ भी डाउट होता है तो ना आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल। तो ये रहा सिंपल आपका सिलेबस। यूनिट सेकंड, क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। इसमें कहने का मतलब है दो पार्ट इस यूनिट में हमें पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, फिर यहाँ पे एक दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका यूनिट आप बोल सकते हो। इसमें जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, जो फिक्स है, आते ही आते हैं, हर बार वो आता है, वो है आपका वर्चुअलाइजेशन, राइट? वर्चुअलाइजेशन से 100% 7 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे हर आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, राइट? रटेंगे नहीं बट समझेंगे, सारी चीज समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है हमेशा की तरह। यूनिट का नाम है क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज, राइट? तो भैया पता होना चाहिए ना कि क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज क्या होती है। देखो, अब ये सब तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट आपने देखा ही है, क्लाउड के बारे में पता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ये पता है। तो अब यहाँ पे चलो टू द पॉइंट आते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके देन, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज, राइट? नाम से नहीं क्लियर हो रहा है, क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज मतलब भैया क्लाउड, जो हम वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग समझ रहे थे, यानी हमारा जो डेटा है वो क्लाउड पे स्टोर हो रहा था, लाइक वहाँ पे AWS था, काफी सारे एग्जांपल दिए थे। तो इस चीज को मतलब एक्सेस करने के लिए, इसको इनेबल करने के लिए, मतलब क्लाउड रिलेटेड जो मतलब बोल सकते हो सर्विसेज है, उसको इनेबल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, राइट? अब भैया चलो एक एग्जांपल मुझे एक मतलब एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको घर बनवाना है, ठीक है? तो घर बनवाना है, इस चीज को कंप्लीट करने के लिए, इस चीज के कंप्लीशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसको इनेबल करने के लिए, कि ताकि घर बन सके, ठीक है? तो इसके लिए आपके पास ब्रिक्स होना चाहिए, सीमेंट होना चाहिए, काफी सारी चीजें, मटेरियल होना चाहिए, तब जाकर के घर बनेगा कि नहीं बनेगा। उसी तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग में मैंने आपको बताया था, क्या करते हो आप, क्लाउड पे सर्वर पे डेटा स्टोर करते हो, तो डेटा स्टोर करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो बस यही है जो हमें वो अलाउ करता है, ताकि हम क्लाउड पे अपना डेटा स्टोर कर सकें, हम क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब यूज कर सके, कहने का मतलब है। आओ इसे रीड करते हैं, बहुत इजी था। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज आर दोज बेसिक टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट मेक क्लाउड कंप्यूटिंग पॉसिबल। सिंपल, राइट? जो क्लाउड कंप्यूटिंग को पॉसिबल करता है, अलाउ करता है, ताकि हम उसको यूज कर सकें। घर वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, राइट? और बिना इन सारी टेक्नोलॉजीज के, ये सिमिलर उसी तरीके से हो गया, आपको कोड भी राइट करना है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनना है, और लेकिन आपको कोड के बारे में नॉलेज नहीं है। लाइक एग्जांपल में बताने की कोशिश करूँ, लाइक आपको मान लेते हैं कि कोई कोड राइट करना है, बट आपके पास वीएस कोड ही नहीं है, राइट? जो जिसपे हम कोड राइट करते हैं, तो कैसे आप कर पाओगे? तो यानी कोड को इनेबल करने के लिए, राइट करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी टूल्स होना चाहिए, वीएस कोड होना चाहिए। बस थोड़ा रिलेट करो ऐसे, ठीक है? तो यही है, विदाउट दिस इस अगर ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी टूल्स नहीं होता है, तो क्लाउड आपका काम नहीं करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे है, ठीक है? यहाँ पे कुछ कहानी लिखा हुआ है, इसको रीड कर लेना, समझ में आपको आ गया होगा, आई नो, ठीक है? चलिए अभी यहाँ पे समझते हैं कुछ क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज के कुछ मेन मेन यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज हैं, जो आगे यहाँ पे हम समझेंगे, राइट? यही होता है आपका क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्चुअलाइजेशन, स्टार्टिंग में ही बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी शॉर्ट में समझ लो ये क्या है, आगे इन डिटेल इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है? वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? ये अलाउ करता है वन फिजिकल मशीन को टू रन मैनी वर्चुअल मशीन, राइट? समझ लो एक फिजिकल मशीन होता है, और
उस फिजिकल मशीन को ये अलाउ करता है, बहुत सारे वर्चुअल मशीन पे चल सकता है। आई नो नहीं समझ में आया होगा, राइट? वर्चुअलाइजेशन का मतलब आएगा समझ में, एंड ऑफ द लेक्चर बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है? अभी बस यहाँ पे समझ के रखो, ये कुछ यहाँ पे है फिजिकल वर्चुअल करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज है यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट में, वर्चुअलाइजेशन हो गया। दूसरा यहाँ पे ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स एंड इंटरनेट, क्लाउड वर्क्स ओनली बिकॉज ऑफ फास्ट इंटरनेट। सिंपल सी बात है यार, क्लाउड कंप्यूटिंग बिल्कुल आप वहाँ पे यूज़ करोगे, राइट? क्लाउड पे डेटा स्टोर करोगे तो विदाउट इंटरनेट पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, राइट? तो ये भी एक टूल्स, एक टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। अगर क्लाउड को इनेबल करना है, क्लाउड पे काम करना है, क्लाउड पे डेटा स्टोर करना है, कहने का मतलब है, ठीक है? द थर्ड जो मेन यहाँ पे क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज है, वो है आपका सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, राइट? अब यहाँ पे क्या होता है ना, अभी आगे आपको चीजें क्लियर होगी, जो हम यहाँ पे बात डायरेक्टली बोल देते हैं कि हाँ हम यहाँ पे डेटा अपना स्टोर करते हैं, क्लाउड पे स्टोर हो जाता होगा, नहीं ऐसे ही नहीं हो जाता, ठीक है? उसके बैकएंड में कुछ आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है, सर्विस कंज्यूमर होता है, रजिस्ट्री होती है वहाँ पे, तो वो सब अभी हम देखेंगे, ठीक है? तो ये होता है आपका कि एक आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा होता है बिहाइंड द सर्विसेज, की कैसे सर्विसेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है क्लाउड की तरफ से और कैसे आप उसे कंज्यूम कर रहे हो। तो यही लिखा हुआ है, एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर इन स्मॉल सर्विसेज सो दे कैन इजिली रन ऑन द क्लाउड। ये भी आगे का टॉपिक है, देखेंगे। अभी पॉइंट वाइज यहाँ पे जस्ट हमें समझना है। यूटिलिटी कंप्यूटिंग ये भी यहाँ पे है, पे ओनली व्हाट फॉर व्हाट यू यूज, ये बताया था यूनिट फर्स्ट में बहुत अच्छे से। देखो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे कि क्या क्या क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या होती हैं, राइट? क्या यहाँ पे मेन मेन क्या पॉइंट्स हैं, मतलब कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है? चलिए अभी यहाँ पे हम बात करते हैं, और भी यहाँ पे ग्रिड कंप्यूटिंग भी ऐसे भी देख लेना। अब यहाँ पे मेन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, अगर देखोगे यूनिट, तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, शॉर्ट फॉर्म में SOA, राइट? क्या होता है ये आपका सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर? देखो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि लाइक यहाँ पे हम क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे हम अपना जो डेटा है, अपना जो बेसिकली जो हमारा डेटा है वो हमारे सर्वर पे क्लाउड में स्टोर होगा, राइट? तो वहाँ पे क्या होता है ना, इसके पीछे एक आर्किटेक्चर फॉलो होता है, यानी जो आर्किटेक्चर फॉलो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, बेसिकली वो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर होता है। ये बेसिकली बोल सकते हो इट इज़ अ वे ऑफ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के ना, वो एज अ सेपरेट, एज अ एंटिटी काम कर रहा होता है। समझ रहे हो? यानी यहाँ पे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का खाली मतलब इतना है, अगर एक बहुत बड़ा एक मॉड्यूल है, बहुत बड़ा एक बोल सकते हो सॉफ्टवेयर है, तो उसमें बहुत सारे क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होंगे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लो, ई कॉमर्स का एक मान लेते हैं, एक वेबसाइट है, ठीक है? वहाँ पे भी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा होता है। कैसे? वहाँ पे लॉगिन पेमेंट, लॉगिन करने का एक अलग सर्विस आर्किटेक्चर होता है, मतलब कि वो अलग सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है लॉगिन करने के लिए। एक पेमेंट का अलग वहाँ पे होता है, ठीक है? सर्च का होता है। तो ये सब क्या है, यही सब आपके क्या है कि सेपरेट एंटिटी है, जो अलग अलग ये अपना स्पेसिफिक जॉब ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि लॉगिन पे आप पेमेंट कर पाओगे, नहीं, राइट? तो यही होता है सिंपल। लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो रीड करो। इट इज अ वे ऑफ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जस्ट ओके, यहाँ पे इट इज अ वे ऑफ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर वेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आर मेड एज सेपरेट सर्विसेज, राइट? ईच सर्विसेज डज वन स्पेसिफिक जॉब लाइक लॉग इन पेमेंट। एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया, these services can talk to each other through the internet or a network. The main idea is reusability. Once a service is created, it can be used in the different application. यस ऐसे ही होता है। तो यही होता है, कहने का मतलब एक बड़ा सा जो मॉड्यूल होता है, राइट? एक बोल सकते हो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एक तरीका है, एक अप्रोच है, राइट? एक वे है जिसका यूज करके हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। अब सॉफ्टवेयर को हम क्यों डिजाइन करेंगे? क्योंकि इसी की हेल्प से, सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही आप क्लाउड कंप्यूटिंग पॉसिबल होता है, राइट? क्लाउड पे डेटा आप स्टोर कर पाओगे, रिट्रीव कर पाओगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, ठीक है? तो यही होता है आपका सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। एग्जाम्पल से अगर आपको यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करें तो 100% समझ में आ जाएगा। अज्यूम कर लो एक रेस्टोरेंट, राइट? देर इज अ स्टेप सर्विसेज, लाइक वो कुक करता है फूड को, राइट? फिर वहाँ पे एक वेटर सर्विसेज होता है जो ऑर्डर को लेता है, और कैशियर सर्विसेज वहाँ पे होता है जो पेमेंट को हैंडल करता है। ये सब क्या है, क्या ये सब मतलब कि मतलब अलग अलग ये सेपरेटली काम कर रहे होते हैं, राइट? बट टुगेदर दे मेक अ रेस्टोरेंट बेसिकली रन। कहने का मतलब है अ, एक जैसे एक रेस्टोरेंट यहाँ पे है, ये आपका मान लेते हैं एक सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है? इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं, ये देखो अलग अलग सर्विसेज हैं। खाना बनाने का एक अलग सर्विसेज बेसिकली है, वेटर का एक अलग सर्विसेज वहाँ पे चल रहा है, कैशियर का एक अलग चल रहा है। ये जब साथ में काम करते हैं ना, तब एक हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनता है, यानी कि रेस्टोरेंट हमारा प्रॉपरली रन कर रहा होता है, ठीक है? सिमिलरली
यहाँ पे भी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में भी पेमेंट सर्विस, यूजर सर्विस, ईमेल सर्विस एक्सेट्रा आर सेपरेट। जब ये साथ में काम करते हैं तो एक पूरा होल एप्लीकेशन बनता है। ठीक है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में कंफ्यूज मत होना। कहने का मतलब है इट इज जस्ट अ वे ऑफ डिजाइनिंग अ सॉफ्टवेयर। एक अप्रोच बोल सकते हो, एक तरीका बोल सकते हो कि इस तरीके से भी यहाँ पे जैसे उप्स, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से भी यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, राइट, लाइक क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। उसी तरीके से सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर भी एक तरीके का बोल सकते हैं अप्रोच है, राइट, जिससे यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। ओके, नाउ देर आर टू मेजर रोल्स विद इन सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। यहाँ पे अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हो गया, सर्विस कंज्यूमर हो गया। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे सर्विस रिस्पॉन्स करता है और उसे कंज्यूम कौन करता है, सिंपल कंज्यूमर। और वो रिक्वेस्ट करता है, सर्विस प्रोवाइडर उसे रिस्पॉन्स देता है। बेसिकली ये कुछ मेन मेजर रूल यहाँ पे है, इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, सर्विस प्रोवाइडर जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लाइक देखो, आपने कोई वेब एप्लीकेशन बनाया, आपने कोई वेबसाइट बनाया। अब उसको होस्ट करने के लिए, उसको विजिबल करने के लिए फॉर द यूज़र, आप क्या करोगे, अपने जो सर्विसेज यानी अपनी वेब एप्लीकेशन जो है उसको होस्ट करोगे। और कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर आप यूज़ करोगे, लाइक AWS या एजियोर या बहुत सारे यहाँ पे हैं, तो उसको आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो उनको क्या करते हो, उनको आप पेमेंट करते हो, उनको पे करते हो, ये इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तो उसको उनको आप पे करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग वो आपको क्लाउड में से एक बोल सकते हो आपका एक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वो आपका हो जाता है। आप जितना उनको पे करते हो, देन आपकी जो सर्विसेज होती है उसी में होस्ट हो जाती हैं। तो ये क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर वही होते हैं, AWS, डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे आपके कंपनीज है, राइट, जो आपको प्रोवाइड करते हैं सर्विस, तो वही होते हैं आपके सर्विस प्रोवाइडर। द सर्विस प्रोवाइडर इज द मेंटेनर ऑफ द सर्विस एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स अवेलेबल वन और मोर सर्विसेज फॉर अदर टू यूज। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, टू एडवर्टाइज सर्विसेज द प्रोवाइडर कैन पब्लिश देम इन अ रजिस्ट्री टुगेदर विद अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट दैट स्पेसिफाइज द नेचर ऑफ द सर्विस, हाउ टू यूज इट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्विस एंड इट्स फीस, बेसिकली जो चार्ज करते हैं। तो बस कंफ्यूज मत, सर्विस प्रोवाइडर वही जहाँ जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। एग्जांपल मैंने आपको बताया। नाउ सर्विस कंज्यूमर, like you, right, the service consumer can locate the service metadata in the registry and develop the required client components to bind and use the services, राइट। तो बेसिकली ये दो टर्म याद रखना है, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस कंज्यूमर। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में दो मेजर रोल प्ले करते हैं। नाउ अब एग्जैक्टली यहाँ पे समझते हैं कुछ की कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में होता है। पहला है यहाँ पे लूज कपलिंग, राइट। जैसे यहाँ पे पहले ही मैंने आपको बताया कि जो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है, इसमें हर एक जो बोल सकते हो सर्विसेज है वो सेपरेट होता है। सब अपना अपना स्पेसिफिक जॉब वहाँ पे कर रहे होते हैं। लाइक पेमेंट सर्विस एग्जांपल बताया था रेस्टोरेंट वाला, उसी तरीके से यहाँ पे लूज कपलिंग वही है, राइट। मतलब कि हर एक जो सर्विसेज है ना वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं है कि बहुत डिपेंड कर रहा है, राइट। तो services are independent, basically they don't depend too much on each other, so one service can change without breaking others. I hope loose coupling का मतलब समझ पा रहे हो, राइट। बहुत मतलब डिपेंड नहीं है, टाइट कपलिंग नहीं है। अगर जैसे एक सर्विसेज दूसरे सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होगा तो उसे हम टाइट कपलिंग बोलते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये लूज कपलिंग हो गया। नाउ रीयूजेबिलिटी इज वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। A service created once can be used in many applications, राइट। एग्जाम्पल, अब पेमेंट सर्विस एक बार बन गया ना तो उसे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही होता है, ठीक है। तो लाइक ई कॉमर्स का एग्जांपल ले सकते हो, एक बार पेमेंट सर्विस बना दिया गया तो उसे डिफरेंट डिफरेंट जगह उसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये रीयूजेबिलिटी भी एक यहाँ पे है। और इंट्रोपरेबिलिटी भी यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक राइट कर सकते हो। सर्विसेज कैन वर्क्स टुगेदर इवन इफ दे आर बिल्ट इन द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और रन ऑन डिफरेंट सिस्टम। तो इसका मतलब होता है इंट्रोपरेबिलिटी, मतलब कि सर्विसेज तब भी आपके वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं, लाइक अगर वो डिफरेंट डिफरेंट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया, डिफरेंट सिस्टम में बनाया गया, तब भी वो आपका काम कर रहा होता है। और डिस्कवरेबिलिटी भी यहाँ पे लिख सकते हो। सर्विसेज आर easier to find, like searching in a directory, developers can search and use them without building from scratch। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉइंट आपको याद रखने पड़ सकते हैं, तभी आप लिख पाओगे, राइट। पॉइंट जब पता होगा तभी उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाओगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे है कंपोजेबिलिटी, राइट। यानी इसका मतलब क्या है, स्मॉल सर्विसेज कैन बी कंबाइंड टुगेदर टू मेक बिगर एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। तो छोटे छोटे सर्विसेज को ही कंबाइन करके एक बड़ा बोल सकते हो सर्विस बनाया जाता है, राइट।
जैसे एग्जांपल बताया था, वहाँ पे वेटर एक सर्विस हो गया, बेसिकली वो भी सर्विस करता है, राइट? सर्विस मतलब प्रोवाइड करता है। और जो वहाँ पे शेफ होता है, जो उसको खाना पका रहा होता है, बना रहा होता है, तो और जो एक पे वहाँ पे कैशियर सर्विस होता है, तो ये सब जब आप छोटे छोटे सर्विसेज आपस में काम करते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो एक रेस्टोरेंट सर्विस बनता है, राइट? जो रेस्टोरेंट होल एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, राइट? तो बस यही है कंपोजिबिलिटी, मतलब कि स्मॉलर सर्विसेज वहाँ पे कंबाइन होता है टू मेक अ बिगर एंड द कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस। और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है स्टेटलेसनेस, मतलब कि सर्विस डोंट रिमेंबर पास्ट इन्फॉर्मेशन, ईच रिक्वेस्ट इज इंडिपेंडेंट, लाइक एवरी टाइम यू ओपन गूगल इट डज नॉट, लाइक ये वही हो गया एचटीटीपी, जो आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है वो स्टेटलेस होता है, मतलब आपकी पास्ट जो रिक्वेस्ट है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लाइक ब्राउजर को या जो भी सर्विसेज है उसको नहीं होता है कि आप क्या हो, राइट? मतलब कि आपकी जो पास्ट इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर नहीं होती, वो उसको याद नहीं कर पाता, ये स्टेटलेसनेस का मतलब बेसिकली होता है। तो यहाँ पे सर्विसेज जो होते हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में, वो वहाँ पे आपके बेसिकली स्टेटलेस होते हैं। सर्विसेज डोंट रिमेंबर एनी पास्ट इन्फॉर्मेशन, ईच रिक्वेस्ट इज इंडिपेंडेंट, लाइक एवरी टाइम यू ओपन गूगल, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ एग्जाम्पल, ठीक है? तो सेवेंथ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, ऑटोनोमी, ईच सर्विसेज control itself, it works independently without needing full control from others, and standardized service contract है, right? Services follow rules and standards for communication, like using common language such as XML, JSON। तो देखो यहाँ पे ना ये सारे आपके क्या है की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे देखा, ठीक है? तो ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, इसको मार्क कर लेना है, राइट? सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को 7 मार्क्स में आता है। क्या होता है ये हमने समझ लिया, कुछ एग्जांपल थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया है तो दैट्स ओके, रीड करोगे और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके। तो इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे देख लिया, राइट? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉइंट्स तो देखो आपको याद करने ही पड़ेंगे तभी लिख पाओगे, ठीक है? ये लाइन टू लाइन नहीं रटना है, बस पॉइंट्स, लूज कपलिंग हो गया, रीयूजेबिलिटी हो गया, फिर कहानी लिखने में तो आप बहुत ही अच्छे हो, ठीक है? तो राइट कर लोगे, तो ये सारे आपको पॉइंट जस्ट याद करने हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का कंप्लीट थोड़ा सा ब्रेक डाउन, राइट? इसके अंदर क्या क्या चीजें और आती है, हमने देखो ऊपर से यहाँ पे खाली दो ही चीजें अभी हमने समझा कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में दो मेजर रूल यहाँ पे होते हैं, सर्विस वो प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा होता है, सर्विस कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा होता है। सर्विस कंज्यूमर रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज के लिए, राइट? सर्विस प्रोवाइडर उसे बेस्ड ऑन व्हाट द कंज्यूमर पे, उसी के अकॉर्डिंग वो उसको रिस्पॉन्स करता है, यानी प्रोवाइड करता है सर्विसेज को। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, राइट? लाइक एप्लीकेशन फ्रंट एंड हो गया, जहां से वो रिक्वेस्ट करता है, राइट? सर्विसेज के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लीमेंटेशन, इंटरफेस होता है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में भाई साहब यहाँ पे आपका बिजनेस लॉजिक होता है, फिर डेटा होता है एग्जैक्टली, सर्विस रिपोजिटरी होता है, सर्विस बस होता है। ये पूरा कंप्लीट मिला करके आपका सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर बनता है। अगर इसको ओवरऑल छोटे में ब्रेक करो तो वही आ जाएगा आपका सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस कंज्यूमर। लेकिन अब यहाँ पे इन डिटेल हमें यहाँ पे समझना, क्योंकि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर पूरा डिटेल से आता है 7 मार्क्स में, तो आपको अच्छे से बताना है। चलो यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेते हैं डिटेल से, ठीक है? ये डायग्राम याद रखना, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन, फ्रंट एंड, सर्विस, इन सब का क्या मतलब है, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे चलो समझ लेते हैं, राइट? तो ये डायग्राम याद रखना है। अब यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे समझते हैं, एप्लीकेशन फ्रंट एंड क्या है, सर्विसेज क्या है, इन सबको, राइट? तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर हम समझ रहे हैं, तो एप्लीकेशन फ्रंट एंड क्या होगा, बेसिकली द यूजर इंटरफेस, जिससे यूजर क्या कर रहा होगा, मतलब कंज्यूमर इंटरेक्ट करेगा और क्लाउड क्लाउड सर्विसेज जो होगा उसे यूज करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे वही लिखा है, दिस इज द यूजर साइड व्हाट वी सी एंड इंटरेक्ट विद, लाइक शॉपिंग एप्लीकेशन जो होता है, वेब पेज होता है, और मोबाइल एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन फ्रंट एंड होता है। देखो चीजें अगर फ्लो आपको समझ में आ रहा है ना, तो कहानी बहुत लिख पाओगे। कैसे? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, क्लाउड सर्विसेज के बारे में, कि कैसे आपका जो क्लाउड सर्विसेज आप यूज करते हो, राइट? मान लेते हैं किसी भी प्रोवाइडर का, लाइक AWS का, आपने जो क्लाउड क्लाउड पे होस्टिंग आपने बेसिकली ले लिया, राइट? आपने वहाँ पे अपना जो भी डेटा है वहाँ पे होस्ट कर दिया। अब जब भी आप अपने डेटा को एक्सेस करना चाहोगे, रिट्रीव करना चाहोगे, यूज करना चाहोगे, तो क्या क्या मतलब चीजें कैसे फॉलो हो रही होगी, राइट? कोई ना कोई एप्लीकेशन होगा, कोई ना कोई फ्रंट एंड होगा, जिससे इंटरेक्ट करके क्लाउड का जो डेटा है उसको आप एक्सेस करोगे, रिट्रीव करोगे, तो वही आपका एप्लीकेशन फ्रंट एंड यहाँ पे है, ठीक है? तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बताया है, इन डिटेल आप एक्सप्लेन बिल्कुल कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पे है आपका सर्विस, राइट? यही है आपका कोर, पूरा बिल्डिंग ब्लॉक बोल सकते हो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को, जो सर्विस आपका प्रोवाइड करता है। देखो, द कोर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है?
ईच सर्विस डज अ स्पेसिफिक जॉब, जैसे पहले ही बताया, हर एक जो वहाँ पे सर्विसेज होगा अलग अलग अपना जॉब वहाँ पे मतलब कर रहा होगा, राइट? लाइक पेमेंट सर्विस, सर्च सर्विस हो गया। और इनसाइड सर्विसेज यहाँ पे देखो मेरे पास तीन पार्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लीमेंटेशन और इंटरफेस है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि उस सर्विसेज को कैसे आपको यूज करना है, वो सर्विसेज आपके लिए कैसे अवेलेबल होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट यू कैन से मेंशन होता है। द रूल्स, वही आपका लिखा हुआ है, द रूल्स व्हाट द सर्विस ऑफर्स एंड हाउ टू यूज इट, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में मतलब उसी चीज़ को कैसे, जो सर्विसेज है, एक्चुअल वर्किंग जो कोड है सर्विसेज का, वो आपका इम्प्लीमेंटेशन के अंदर होता है। और इसी के अंदर देखो यहाँ पे है तो आपका बिजनेस लॉजिक डेटा, समझ पा रहे हो? द मेन रूल्स प्रोसेस एग्जांपल हाउ टू कैलकुलेट पेमेंट, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ सर्विसेज। तो ये जो बिजनेस लॉजिक है, जो रूल है, जो कोड है, वो यहाँ पे राइट किया होता है। डेटा द इंफॉर्मेशन द सर्विस बस लाइक प्रोडक्ट लिस्ट यूजर इन्फॉर्मेशन। तो जो डेटा होता है वो आपका यहाँ पे होता है। ठीक है। और इंटरफेस हो गया, बेसिकली इस इंटरफेस को आप बोल सकते हो एज अ एंटरिंग पॉइंट, राइट? जहां से आप इस सर्विसेज को यूज करोगे, राइट? यहाँ पे वही लिखा है, एंट्री पॉइंट लाइक अ डोर टू द सर्विसेज, अदर सर्विसेज और एप्स यूज दिस इंटरफेस टू कम्युनिकेट, राइट? इसको समझो। यहाँ पे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर था, एप्लीकेशन फ्रंट एंड जिससे इंटरेक्ट करके यूजर सर्विसेज को यूज करेगा। और बेसिकली ये आपका क्या है, ये जो सर्विसेज है, ये इतना आपका बेसिक बोल सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक है पूरा ये आपका SOA का, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का। सर्विस यहाँ पे बताया क्या है, सब अपना अपना जितने सर्विसेज होते हैं आप स्पेसिफिक जॉब वहाँ पे मतलब प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो बेसिक रूल्स है कि कैसे सर्विसेज आपको मतलब मिलेगी, कैसे सर्विसेज आप यूज कर सकते हो। द मेन रूल्स जो डिफाइन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है। इम्प्लीमेंटेशन में ही आपका सारा बिजनेस लॉजिक जो डेटा है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट रहता है। और इंटरफेस बेसिकली कैसे आप उसको यूज करोगे, बेसिकली इट इज द एंटरिंग पॉइंट टू यूज सर्विसेज, राइट? तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, तो ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी है, राइट? जस्ट अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका सर्विस रिपोजिटरी। यहाँ पे देखो सर्विस रिपोजिटरी, राइट? अब देखो ये शॉर्ट में ही मैंने बता दी, बट इन डिटेल आप बता सकते हो, जैसे समझ में आ गई देन यू कैन राइट मोर, राइट? तो सर्विस रिपोजिटरी समझ लेते हो। रिपोजिटरी का मतलब आप समझते हो ना, रिपोजिटरी बेसिकली गिटअप पे आपने बहुत सारा कोड पब्लिक किया होगा, तो वहाँ पे रिपो आप बनाते हो, न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करते हो। रिपोजिटरी कुछ नहीं है, बेसिकली आप बोल सकते हो ये एक तरीके का लाइब्रेरी बोल दो, एक तरीके का कुछ डिक्शनरी बोल दो, जो बहुत सारी चीजें मतलब सारे जो सर्विसेज होते हैं उसको कंटेन करके रखता है। लाइब्रेरी के अंदर बेसिकली बहुत सारे बुक्स होते हैं, उसी तरीके से रिपोजिटरी के अंदर सारे सर्विसेज होते हैं। लाइक गिटअप पे रिपोजिटरी बनाते हो तो वहाँ पे आपका कोड होता है, वहाँ पे इंडायरेक्टली समझो तो सारा सर्विसेज ही आपका होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स बना के वहाँ पे आप पब्लिक किए रहते हो, ताकि जो देखो रिलेट कर पा रहे हो, राइट? देखो जैसे यहाँ पे आपने कुछ वेब एप्लीकेशन बनाया, उसे गिटअप पे आपने पोस्ट कर दिया, यानी उसे पब्लिक कर दिया। देन गिटअप पे आपने पब्लिक कर दिया, अब जो भी आप जहाँ पे भी उसे होस्ट करना चाहते हो, जिस पे प्रोवाइडर पे, वहाँ पे गिटअप से उसे आप कनेक्ट करते हो, ठीक है बेसिकली। तो वहाँ पे क्या है ना, वो एज अ आपका सर्विसेज ही है बेसिकली, जो अवेलेबल करा रहा है वो रिपोजिटरी, ताकि जो आपके प्रोवाइडर है उसे यूज कर सके, राइट? डेवलपर्स कैन लुक हियर टू फाइंड एंड रीयूज सर्विसेज इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यू वंस एवरी टाइम, राइट? तो सर्विस ये आपका सर्विस रिपोजिटरी हो गया। नाउ सर्विस बस भी होता है यहाँ पे, द कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक अ post office or an internet router, it helps different services talk to each other smoothly even if they are built differently. बस इज अ ग्रुप ऑफ वायर्स। तो कहने का मतलब सर्विस बस आपके कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिससे जो डिफरेंट डिफरेंट आपके वहाँ पे बोल सकते हो जो आपके सर्विसेज होते हैं वो आपके कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट? इट हेल्प्स डिफरेंट सर्विसेज टू टॉक टू ईच अदर स्मूथली विद द हेल्प ऑफ द सर्विसेज बस, राइट? तो ये चीज़ें हैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। और अब इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, उसके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, वो यहाँ पे देख लेते हैं, राइट? एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में पहला तो ये आपका ये एडवांटेज किसका देख रहे हो, एडवांटेज हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का देखना है। तो टाइम सेविंग होता है पहली चीज, पीपल डोंट नीड टू चेक मल्टीपल सोर्सेज, दे कैन क्विकली सी द वेदर ऑन योर ऐप, राइट? तो यस, ये भी आपका एक टाइम सेविंग हो जाता है। लाइक अगर किसी को वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो बेसिकली चेक कर सकते हैं, राइट? कोई मल्टीपल सोर्सेज पे जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये होता है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर पे अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाया है। एक्यूरेसी यहाँ पे ये भी है, सिंस इट यूजेस रियल टाइम वेदर एपीआई द डेटा इज अपडेटेड एंड रिलायबल।
यूजर फ्रेंडली होता है, एक्सेसिबिलिटी भी यहाँ पे होता है, कैन बी यूज्ड एवरी एनीवेयर एनी टाइम। यही तो है आपका मेन इंपॉर्टेंस, मेन जो गोल है क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्लाउड सर्विसेज का बताया था। तो डिसीजन मेकिंग ये भी है आपका एडवांटेज, हेल्प पीपल प्लान ट्रेवल फार्मिंग आउटडोर, ये सारी चीजें हैं, लिख सकते हो, देखो सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें पॉइंट्स एडवांटेज में काफी सारे पॉइंट लिख सकते हो, यही आपका 5 पॉइंट नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब चैलेंजेस भी यहाँ पे कुछ हैं, इंटरनेट डिपेंडेंसी, यहाँ पे ना सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का आप सब बता रहे हो एडवांटेज चैलेंजेस, जो जो आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के यूनिट फर्स्ट में मैंने बताया था वही सब यहाँ पे बता सकते हो, कुछ अलग नहीं है, राइट। क्योंकि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग का ही पार्ट में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो वो सारी चीज लिख सकते हो। जैसे आपका देखो इंटरनेट डिपेंडेंसी हो जाएगा, अगर इंटरनेट होगा तभी आप इसको यूज कर पाओगे, यानी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जो फॉलो हो रहा है जिस सॉफ्टवेयर में, उस सॉफ्टवेयर को आप एक्सेस कर पाओगे। एपीआई लिमिटेशंस भी होता है, राइट। और एक्यूरेसी इश्यूज भी कभी कभी होता है, डेटा कॉस्ट होता है, टेक्निकल मेंटेनेंस भी, ये सब चैलेंजेस ही हैं। एप्लीकेशन की बात करें डेली लाइफ में, राइट, एग्रीकल्चर में भी यूज हो रहा होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होता है, इवेंट प्लानिंग में, डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो देखो ये सारी चीजें पॉइंट्स, अब इसमें मैं क्या ही आपको एक्सप्लेन करूं, एडवांटेज चैलेंजेस एप्लीकेशंस, नोट्स रहेगा, रीड करना अच्छे से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा मार्क कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स जब भी आप इसे डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा कि कभी ये पूछा गया था, ठीक है। अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है तो मैं करेक्ट करूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चलो समझते हैं व्हाट इज रेस्ट, राइट। ये देखो वो वाला रेस्ट नहीं है जो हम करते हैं बेसिकली, नहीं, रेस्ट अब यहाँ पे समझते हैं। और देखो ये पूरा सब्जेक्ट जो है ना क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जो भी यूनिट पढ़ रहे हो, अगर थोड़ा सा भी आपने थोड़ा वेब एप्लीकेशन बनाया है या प्रोग्रामिंग रिलेटेड आपने चीज़ें पढ़ी है, वेब डेवलपमेंट वगैरह, तो थोड़ा बहुत सारा कंसेप्ट आपका यहाँ पे पहले से क्लियर होगा, ठीक है। अब जैसा रेस्ट है क्या है, इसको देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर फुल फॉर्म है, राइट। बेसिकली एक सेट ऑफ रूल होता है, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता है जिसको हमें फॉलो करके वेब एपीआई लिखना होता है। वेब एपीआई आप समझते हो, राइट। वेब एपीआई मतलब जैसे जो आप देखते होंगे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ही देते हैं, यहाँ पे अपना ही चैनल का वेबसाइट, राइट। बाय द वे नहीं पता तो जाके डिस्क्रिप्शन में विजिट करके सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, मिल जाएगा आपको, राइट। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं होम पे जाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अभी जैसे ये आपका होम पेज है, ठीक है। यहाँ पे वेब एपीआई यही है आपका, जैसे मैं नोट्स पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ऊपर देखो राउट में यहाँ पे चेंज हो रहा है आपका, राइट, स्लैश नोट्स हो गया, तो बैकएंड में यहाँ पे एपीआई लिखी गई है कि स्लैश नोट्स पे जाते हुए ये पेज रेंडर होना चाहिए बेसिकली। वीडियोस पे अगर कोई क्लिक करता है तो ये देखो ये सब क्या है, ये आपका यही होता है बेसिकली एपीआईज, राइट, जो राइट किया गया है, ठीक है। अब इसी को राइट करने के ना रूल होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पे ऐसी कोई भी मतलब वेब एपीआई ऐसी बना दे, राइट, ऐसा नहीं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड को फॉलो करके, रूल्स को फॉलो करते हुए हमें एपीआई को लिखना होता है, राइट, ताकि वो इजी टू रीडेबल हो और बेसिकली सही से हो, राइट। इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो अच्छे से, जैसे अगर हमें मान लो सारे यूजर्स का डेटा गेट करना होता है, ठीक, राइट। तो एपीआई स्लैश यूजर्स ये एक सही तरीका है, राइट, एक सही तरीका है, ऐसे ही किया जाता है। वैसा नहीं, हमें सारे यूजर्स का डेटा गेट करना है तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे एपीआई स्लैश गेट ऑल यूजर, ऐसे पूरा डिफाइन नहीं कर देना है, ठीक है। तो यही है स्टैंडर्ड कि इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। जैसे यहाँ पे क्या है कि हमें कोई मान लेते हैं सो फॉर्म फॉर एडिंग, जैसे मान लो हमें न्यू यूजर को कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एपीआई स्लैश यूजर स्लैश न्यू, ये एक सही तरीका है। ऐसे नहीं करना होता है, एपीआई स्लैश यूजर स्लैश न्यू यूजर पूरा यहाँ पे डिफाइन करो कि न्यू यूजर को ऐड किया जा रहा है, राइट। तो ये कुछ रूल होता है, इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो यही है आपका रेस्ट, ये रेस्टफुल, बाय द वे ये जो मैं बता रहा हूँ ये रेस्टफुल एपीआई लिखना होता है, राइट। और रेस्ट बेसिकली यही है जो कंसेप्ट आपको बताता है कि क्या चीज़ कैसे, मतलब रेस्ट आपका एक स्टैंडर्ड है, रूल है। और रेस्टफुल एपीआई भी जो मैं आपको बता रहा था, तो लिखा है रेस्ट स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एंड एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, सिंपल। रेस्ट इज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल, मतलब कि यही है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक आर्किटेक्चर स्टाइल आपको फॉलो करना होता है, वो स्टैंडर्ड वो रूल ये रेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है वेब सर्विसेज, देखो वेब सर्विसेज दैट फॉलोज द रेस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल आर नोन एज रेस्टफुल वेब सर्विसेज, राइट। और जितने भी आप वेब एप्लीकेशन देखते होंगे वो सारे रेस्ट फुल वेब सर्विसेज को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि वो रेस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल में ही अपने वेब एपीआईज को लिखते हैं, ठीक है।
तो यही सिंपल है। लाइक इंस्टाग्राम पे भी जाके आप कभी नोटिस करोगे, www.instagram.com/प्रोफाइल स्लैश प्रोफाइल पे जाओगे तो आपकी वहाँ पे प्रोफाइल दिख जाती होगी, ठीक है, कितने फॉलोअर, सारी चीजें। ऐसा कभी नहीं होता है वहाँ पे www.instagram/ माई अकाउंट प्रोफाइल या माई प्रोफाइल। कहने का मतलब ना कि एक रूल है, एक स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करके एपीआईज लिखी जाती है। इट अलाउज रिक्वेस्टिंग सिस्टम टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट वेब रिसोर्सेज बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म एंड प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स। इंटरेक्शन इन रेस्ट बेस्ड सिस्टम हैपेंस थ्रू द इंटरनेट। एचटीटीपी प्रोटोकॉल ओवरऑल वो फॉलो हो रहा होता है, सिंपल। तो यहाँ पे वही लिखा है, व्हेन यू यूज इंस्टाग्राम योर ऐप टॉक्स टू इंस्टाग्राम सर्वर यूजिंग रेस्टफुल एपीआई। वही जो स्लैश करके जो राउट जाता है उसी की हेल्प से वो आपका सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है और वहां से रिस्पॉन्स आता है, देन उसे आप देख पाते हो। तो ये है आपका कुछ रेस्ट का कंसेप्ट बेसिकली। रेस्टफुल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ रेस्टफुल जो सिस्टम होता है कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है। वहाँ पे क्लाइंट होता है जो रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेज के लिए, और एक सर्वर होता है जो रिसोर्सेज जिसके पास होता है और वो रिस्पॉन्स करता है, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे बात करें, राइट। अब जैसे हमें वीडियोस चाहिए, राइट, हमें नोट्स डाउनलोड करना है, तो मैं नोट्स पे क्लिक करूंगा तो ये स्लैश नोट्स पे वाकई में बैकएंड में रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास जहाँ पे सारे नोट्स वहाँ पे होस्ट किए हुए हैं, राइट, जहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल हैं। तो स्लैश नोट्स पे गया, राइट। तो वहाँ से रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट हमने किया और हमें रिस्पॉन्स मिल गया और नोट्स हमें यहाँ पे मिल गया। तो बस यही होता है यहाँ पे, वही बता रहा है कि रेस्टफुल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए क्लाइंट और यहाँ पे एक सर्वर होता है, राइट। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेज के लिए, सर्वर जो उसको रिस्पॉन्स करता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ रेस्ट एपीआई अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, राइट। यही मेन है कि एज अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको एपीआई लिखना होता है, राइट। अब जैसे देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर जैसे अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऐसा भी चाहते तो यहाँ पे इसको बना सकते थे कुछ इस तरीके से, राइट। www.educationclasses.in योर नोट्स, बिल्कुल अगर वहाँ पे बैकएंड में बनाया गया होता तो काम करता, कोई दिक्कत ना होता, लेकिन ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। आपने रेस्टफुल एपीआई नहीं बनाया है, समझ पा रहे हो। तो ये एक सही तरीका नहीं होता है, समझ पा रहे हो। तो यही है, जैसे यहाँ पे वीडियोस पे जाओगे तो खाली वीडियोस है जो कि एक इस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऐसे ही फॉलो होता है। अब यहाँ पे आप योर वीडियोस करके दिखा रहे हो तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप रेस्ट एपीआई बनाए तो वो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होना चाहिए, विच रिजल्ट इज ईज ऑफ डेवलपमेंट एंड इंक्रीज क्लाइंट एडॉप्शन। ओके, सो ये है हमारे पास रेस्टफुल, हमने यहाँ पे समझ लिया क्या होता है। क्लाइंट इंटरेक्ट द रिसोर्सेज बाय एचटीटीपी मेथड। अब यहाँ पे जो अभी यहाँ पे आपने देखा कि जैसे नोट्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नोट्स ओपन हो रहा है, वीडियोस पे क्लिक कर रहा हूँ तो वीडियोस ओपन हो रहा है, ऐसा डिफरेंट 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 यहाँ पे हमारे पास, सॉरी, चीज़ें होती है। ओके, तो वहाँ पे कुछ ऐसे वहाँ पे तो देखो इंटरनेट के साथ हम कनेक्टेड है, इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंटरनेट के प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा जो कि है आपका एचटीटीपी प्रोटोकॉल। तो वहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम इंटरेक्ट करते हैं, जैसे गेट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है, पुट मेथड होता है, डिलीट मेथड होता है। गेट मेथड सारा डेटा रिट्रीव करता है, राइट। जैसे अभी वहाँ पे नोट्स पे क्लिक किया तो सारा डेटा वहाँ पे गेट हो गया, एक गेट रिक्वेस्ट गई गेट मेथड की हेल्प से। पोस्ट रिक्वेस्ट से कुछ भी हमें नया नोट्स पोस्ट करना होगा तो एज एन एडमिन वहाँ पे मैं पोस्ट कर सकता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट की हेल्प से। पुट मेथड से कोई नोट्स अपडेट किया जा सकता है, डिलीट से डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे बेसिकली कुछ मेथड्स है जो क्लाइंट इंटरेक्ट करता है इनकी हेल्प से। अब यहाँ पे वही है आर्किटेक्चरल कॉन्स्टेंट्स ऑफ द रेस्ट, यहाँ पे कुछ नया नहीं है। देखो वही जो मैं बता रहा था कि जब भी आप रेस्ट एपीआई लिखोगे तो कुछ कांस्टेंट है जो फॉलो करोगे। अब जैसे ये तो वही हो गया, जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा तो वहाँ पे कुछ कांस्टेंट मिल जाते हैं, कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको सॉल्व करना है, तो उतने ही कॉम्प्लेक्सिटी में आपको सॉल्व करना है, राइट। तो वैसे यहाँ पे भी है, रेस्ट एपीआई लिख रहे हो तो वहाँ पे कुछ रूल्स हैं, 6 मेन यहाँ पे रूल दिया है। इन रूल्स को फॉलो करते हुए ही आपको रेस्टफुल एपीआई यहाँ पे बनाओगे, तभी हम उसे रेस्टफुल एपीआई कहेंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो पहला हमारे पास है यूनिफॉर्म इंटरफेस। अब इसको चलो समझते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। तो अब यहाँ पे देखते हैं पहला जो रूल है यहाँ पे है यूनिफॉर्म इंटरफेस। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि यूज द सेम स्टैंडर्ड वे टू टॉक टू द सर्वर। मतलब यहाँ पे हमें एचटीटीपी मेथड ही यहाँ पे यूज करना होता है जब भी वहाँ पे हम क्लाइंट को इंटरेक्ट कराना चाहते हैं विद द सर्वर, लाइक गेट पोस्ट पुट डिलीट, ये सारे आपके यहाँ पे होते हैं मेथड्स होते हैं जिससे क्लाइंट इंटरेक्ट कर रहा होता है। और
इसमें रूल क्या है यूनिफॉर्म इंटरफेस में, हमें सेम स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। और मोस्ट ऑफ द जिसमें भी देखोगे तो ये सारे प्रोटोकॉल जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है यही यूज होता है, और इसमें ये सारे मेथड्स गेट पोस्ट पुट डिलीट जो होता है ये यूज हो रहा होता है। सो ऑल एप्स टॉक्स इन द सेम लैंग्वेज विद द सर्वर। तो ये पहला आपका रूल हो जाएगा। स्टेटलेस की बात करें, जैसे आप पता ही है कि सर्वर डज नॉट रिमेंबर ओल्ड रिक्वेस्ट, सो एवरी रिक्वेस्ट मस्ट कैरी ऑल इन्फॉर्मेशन नीडेड। ठीक है। अब जैसे जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो तो पोस्ट रिक्वेस्ट में बहुत सारे जो बॉडी होता है उसमें, पोस्ट रिक्वेस्ट में बॉडी होता है, तो बॉडी में सारा डेटा आपका जा रहा होता है, जिससे कि सर्वर आइडेंटिफाई कर पाता है कि हाँ ये पुराना कोई रिक्वेस्ट है जो अगेन दे रहा है। नहीं तो ऑलरेडी हमने जस्ट देखा भी कि सर्वर डज नॉट रिमेंबर ओल्ड रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि हर रिक्वेस्ट के साथ अगर प्रीवियस कुछ डेटा है तो वो भी वहाँ पे कैरी करके रिक्वेस्ट जा रही हो, राइट। जैसे यहाँ पे लॉगिन का कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू लॉग इन एवरी टाइम यू आस्क फॉर द डेटा, लाइक देखो सिंपल सी बात है, किसी वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हो तो हर बार वो आपसे लॉगिन नहीं मांगता, राइट। हर बार वो आपसे लॉगिन नहीं मांगता, लॉग आउट करने का भी ऑप्शन आ जाता है। तो ये चीज हुआ कैसे, अब यहाँ पे सेशन मैनेज किया जा रहा होता है, राइट। तो जितनी बार आप रिक्वेस्ट करते हो उतने हर रिक्वेस्ट में आपके रिक्वेस्ट के साथ आपका एक बोल सकते हो कि आपका टोकन जाता है। आप कुकीज में जाके देखोगे तो वहाँ पे आपका लॉगिन आईडी सब कुछ, वहाँ पे सेशन आईडी सब मेंशन रहता है। तो जितनी बार रिक्वेस्ट करते हो एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जितनी बार होता है उतनी बार वो चीज़ आपकी उसके साथ अटैच होकर के रिक्वेस्ट जा रही होती है, रिक्वेस्ट आ रही होती है। समझ पा रहे हो, जिससे वो आपका सर्वर आइडेंटिफाई कर पाता है कि हाँ आप लॉग्ड इन हो कि लॉग्ड इन नहीं हो। तो ये स्टेटलेस यहाँ पे है। कैचेबल यहाँ पे हो गया। रिस्पॉन्स शुड से वेदर दे कैन सेव फॉर द लेटर और नॉट, लाइक ये भी है कैचेबल का एग्जांपल आप समझ सकते हो उस तरीके से। लाइक डार्क मोड ऑन ऑफ का जो ऑप्शन होता है, राइट। यहाँ पे जब भी आप डार्क मोड ऑन कर देते हो ऑफ कर देते हो तो वो चीज़ आपके कैच मेमोरी में बेसिकली स्टोर हो जाता है, राइट। या लोकल स्टोरेज में इट इज़ जस्ट बोल सकते हो। कहने का मतलब है कि कोई भी डिटेल्स आप कैच में स्टोर कर दो जिससे कि वो बाद में उसे यूज किया जा सके। रिस्पॉन्स वुड से वेदर दे कैन बी सेव फॉर द लेटर, उसे बाद में भी बेसिकली यूज किया जा सकता। तो वेदर ऐप कैन कैच टुडे वेदर्स फॉर 10 मिनट्स इंस्टेड ऑफ आस्किंग द सर्वर अगेन एंड अगेन एंड अगेन। यहाँ पे वही लिखा है। तो इससे फास्ट हो जाता है, चीज़ें रिड्यूस हो जाती है, राइट। सर्वर पे जो लोड होता है रिड्यूस हो जाता है। तो ये कैशेबल हो जाएगा। क्लाइंट सर्वर, यहाँ पे ये भी एक बेसिकली रूल है। क्लाइंट एंड सर्वर शुड बी सेपरेट, फ्रंट एंड अलग अलग होना चाहिए, बैक एंड अलग होना चाहिए, और ऐसा ही होता है हर एक सॉफ्टवेयर में, हर एक एप्लीकेशन में, राइट। तो ये भी एक रूल हो जाएगा। लेयर्ड सिस्टम, देखो 6 रूल आपको याद रखने हैं। यूनिफॉर्म इंटरफेस, स्टेटलेस, कैचेबल, क्लाइंट सर्वर यहाँ पे देख लिया। लेयर्ड सिस्टम, देयर कैन बी मैनी लेयर्स बिटवीन क्लाइंट एंड शेयर बट क्लाइंट डज नॉट नीड टू नो, राइट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, व्हेन यू रिक्वेस्ट यूट्यूब वीडियो इट मे गो थ्रू लोड बैलेंसर, कैश सर्वर, बहुत सारे रिक्वेस्ट होकर के जाता है, बट आपको उन सब से मतलब नहीं होता है, आपको बस खाली वीडियो से मतलब है, ठीक है। तो ये एक लेयर्ड सिस्टम फॉलो हो रहा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इन्हीं सब रूल को फॉलो करके एक अच्छा यहाँ पे बनाया जाता है वेब एप्लीकेशन, बोल रहे रेस्टफुल एपीआई से मिल करके जो वेब एप्लीकेशन बनता है, तो इन्हीं सब रूल को फॉलो किया जाता है, ठीक है। ओके। सो कोड ऑन डिमांड, ये भी यहाँ पे है बट इट इज ऑप्शनल। सर्वर कैन सेंड एक्स्ट्रा कोड टू द क्लाइंट, सर्वर सेंड्स अ स्मॉल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू योर ब्राउजर टू improve यूआई, दिस इज ऑप्शनल नॉट ऑलवेज नीडेड। तो ये कुछ 6 रूल्स थे जो आपको पता होने चाहिए, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। अब यहाँ पे नेक्स्ट समझते हैं सिस्टम ऑफ सिस्टम्स क्या होता है, राइट, SOS। ओके। तो ये क्या होता है सिस्टम ऑफ सिस्टम्स? अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स इज व्हेन मेनी इंडिपेंडेंट सिस्टम्स दैट कैन वर्क्स ऑन देयर ऑन कम टुगेदर एंड कनेक्ट टू फॉर्म अ लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स दैट प्रोवाइड्स न्यू कैपेबिलिटीज। समझ पा रहे हो? देखो कहने का मतलब है सिस्टम ऑफ सिस्टम्स का बेसिकली कि बहुत सारे यूजफुल सिस्टम्स हैं, राइट। बहुत सारे यूजफुल सिस्टम्स हैं, जब वो यूजफुल सिस्टम्स आपस में काम करते हैं, सो देन दे प्रोवाइड अ ग्रेटर फंक्शनैलिटी देन द सम ऑफ देयर पार्ट्स बेसिकली, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से कैसे रिलेट कर सकते हो, जब देखो काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कॉलेज में बात करें, कॉलेज में अलग अलग जो है मतलब बोल सकते हो डायरेक्टर्स होते हैं, एचओडीज होते हैं, टीचर होते हैं। तो मान लेते हैं इट इज़ जस्ट एक टाइप ऑफ सिस्टम है जो कुछ ना कुछ वहाँ पे
वर्क कर रहे होते हैं, कुछ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, राइट, यूजफुल ही होते हैं बेसिकली। तो जब वो आपस में काम करते हैं तो ग्रेटर फंक्शनैलिटी बनती है कॉलेज की, राइट, पूरे कॉलेज की ग्रेटर फंक्शनैलिटी बनती है। सो यही होता है एक सिस्टम ऑफ सिस्टम, कहने का मतलब कि सिस्टम ऑफ सिस्टम का बहुत सारे यूजफुल सिस्टम है। जब वो साथ में काम करते हैं, व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर, देन दे प्रोवाइड ग्रेटर फंक्शनैलिटी देन द सम ऑफ देयर बेसिकली पार्ट्स। तो ये होता है सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। यहाँ पे वही लिखा है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट सिस्टम है, राइट। जब वो आपस में काम कर रहे होते हैं, कनेक्ट होते हैं, देन एक लार्जर एंड मोर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम वो फॉर्म करते हैं। ईच स्मॉलर सिस्टम इनसाइड एस ओ एस वो इंडिपेंडेंट होता है, इट कैन वर्क अलॉन, ऑपरेशनल होता है, ऑलरेडी यूजफुल बाई इट सेल्फ, राइट, मैनेज्ड सेपरेटली, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पीपल मे कंट्रोल देम, ठीक है। बट व्हेन these systems are linked together they achieve something bigger and better than what each system could do individually। लाइक टीचर वाला एग्जांपल दिया, इंडिविजुअल भी वो यूजफुल है, अपना अपना काम करते हैं, बट व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर, when they are linked together, then definitely they achieve something bigger and better than what each system could do individually, ठीक है। तो ये होता है आपका यहाँ पे सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, ठीक है, ओके। देन अब इसके बाद समझ लेते हैं वेब सर्विसेज क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो यहाँ पे सारे ये जो टॉपिक्स है ना, बड़े बड़े लाइक टॉपिक्स है, कहीं ना कहीं आपने किसी सब्जेक्ट में पढ़ा ही होगा। वेब सर्विसेज क्या है यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो वेब सर्विसेज बेसिकली आप बोल सकते हो ऑनलाइन मैसेंजर, बोल इट इज लाइक अ ऑनलाइन मैसेंजर दैट अलाउ टू डिफरेंट एप्लीकेशंस बिल्ट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म्स टू टॉक टू ईच अदर ओवर द इंटरनेट, राइट। इस डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जा रहा होगा। वेब सर्विसेज जैसे क्लाइंट है, सर्वर है, राइट, यहाँ पे क्लाइंट है और यहाँ पे सर्वर है। अब क्लाइंट मान लेते हैं आप हो, सर्वर मान लेते हैं कोई अमेजोन का सर्वर है या कोई जहाँ पे वेब सर्विसेज आपका होस्ट है उसका कोई सर्वर है, राइट। अब क्लाइंट मान लेते हैं कुछ भी, क्लाइंट और सर्वर ये दोनों इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। आप कुछ रिक्वेस्ट करते हो किसी वेब पेज के लिए, किसी सर्विसेज के लिए आप एक्सेस करते हो और वो रिक्वेस्ट आपके सर्वर के पास जाती है। अब बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट फॉर किस सर्विसेज के लिए यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर विच सर्विसेज बेसिकली, तो वो सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा एंड देन रिस्पॉन्स आएगा आपको सर्वर की तरफ से। ये वही हो गया सिंपल, आपने ब्राउजर ओपन किया, कुछ भी आपने वहाँ पे सर्च किया, आपकी रिक्वेस्ट को कहाँ जाती है, सर्वर के पास जाती है, सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आपको रिस्पॉन्स देता है। तो ये सब क्या है, ये जो पूरा प्रोसेस क्लाइंट सर्वर का जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो रहा है ये क्या है, यही है आपका एक बेसिकली वेब सर्विसेज, right। Web services basically they help in sharing data and functions between systems like client and server, okay। तो यही होता है। जैसे एक एग्जांपल से बात करें तो समझ सकते हैं, अ फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट यूजेस वेब सर्विसेज टू टॉक विद एयरलाइन सर्वर एंड शो अवेलेबल टिकट। ये क्या है, ये भी आपका एक वेब सर्विसेज है, ठीक है। तो यही होता है आपका वेब सर्विसेज, पता होगा आपको पहले से भी, ठीक है। तो अब मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे समझ लेते हैं वेब सर्विसेज की क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे देखो, पहला है आपका एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब ये एक्सएमएल और क्या है, राइट, और जेसन क्या है, ये सब आपके वेब सर्विसेज के बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो अगर आप वेब एप्लीकेशन आप बनाते हो तो ये सब सुना ही होगा आपने, पता भी होगा आपको, ठीक है। तो एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है जो कि यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को मतलब कि ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेसिकली आपका एक्सएमएल यूज होता है। पुराने समय में अगर देखा जाए, अभी तो सारी जो मतलब जो भी वेब सर्विसेज में जो डेटा आपका रिट्रीव होता है, जो डेटा आप पोस्ट करते हो वो जेसन में होता है, राइट। और बट एक्सएमएल भी यूज होता है, बट ये ओल्ड टाइप का बोल सकते हो, एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि यूज होता था जो डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए और डेटा को शेयर करने के लिए, ठीक है। तो कॉमन फॉर्मेट ये आपका है, राइट, सो ऑल एप्लीकेशन कैन अंडरस्टैंड। और दूसरा यहाँ पे कंपोनेंट्स है आपका सोप यानी सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल रूल टू सेंड मैसेज यूजिंग एक्सएमएल ओवर द इंटरनेट। एक प्रोटोकॉल है जो एक्सएमएल से जब आप डेटा सेंड करते हो तब ये आपका यूज होता है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। देन नेक्स्ट है आपका WSDL, वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस, अ फाइल दैट डिस्क्राइब व्हाट अ वेब सर्विस डज एंड हाउ टू यूज इट। तो ये वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होता है, नाम से क्लियर हो रहा है, वेब सर्विसेज का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो इसके अंदर बताया रहता है, लाइक अ यूजर मैनुअल कि उस वेब सर्विसेज को कैसे यूज करना है। UDDI होता है यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन,
ये एक डायरेक्टरी होता है जहाँ पे सारी जो वेब सर्विसेज होती हैं वो पब्लिश्ड होती है, डिस्कवर्ड होती है, ठीक है। तो यही होता है। और रेस्ट ऑलरेडी बताया, राइट। अ सिंपलर वे देन सोप यूजेस एचटीटीपी, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट सारे मेथड्स यूज करते हैं। और जेसन में मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो आपका एक्सएमएल है ये ओल्ड टाइप का फॉर्मेट है जो यूज होता है, बट नाउ डेज सारी चीज, सारी जो वेब सर्विसेज, वेब एप्लीकेशन वो रेस्ट आर्किटेक्चर को फॉलो करती हैं, और इसी वजह से वहाँ पे जो मोस्टली जो डेटा शेयरिंग होती है वो जेसन फॉर्मेट में होती है, ठीक है। तो ये सारे आपके यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल हो गया, जेसन तो है ही अपने में, तो ये सब आपको यहाँ पे लिखना है, पॉइंट्स याद रखना है, लिख लोगे, ठीक है। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं, फीचर्स क्या क्या होता है वेब सर्विसेज में। तो देखो ये सारे फीचर्स हैं, इंटरऑपरेबिलिटी हो गया, रियूजेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, लूज कपलिंग, ये सारे फीचर्स आपके रेस्टफुल के ही यहाँ पे हैं, वही आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अगर इन शॉर्ट ओवरऑल बात करें, वेब सर्विसेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग आर ऑनलाइन टूल्स दैट अलाउज डिफरेंट एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा ओवर द इंटरनेट यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल लाइक एचटीटीपी, एक्सएमएल, सॉप, रेस्ट एंड जेसन, राइट। तो यही होता है आपका वेब सर्विसेज, वो डायग्राम याद रखना है, बना लोगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं वेब सर्विसेज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, लेट मी एक्सप्लेन इन वेरी डिटेल, राइट। तो वेब सर्विसेज आपके दो टाइप्स के यहाँ पे होते हैं। पहला सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, दूसरा रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। काफी देखो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बताया गया है, बट आपको अच्छे से यहाँ पे राइट डाउन इसको करना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। जैसे पहले ही बताया, एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है जब आपका डेटा एक्सएमएल फॉर्मेट में शेयर हो रहा होता है, तब ये प्रोटोकॉल आपका यूज होता है, ठीक है। इट इज एन ओल्ड एंड ट्रेडिशनल टाइप ऑफ वेब सर्विसेज, राइट। इट यूजेस एक्सएमएल फॉर्मेट फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा, वेरी सिक्योर एंड रिलायबल है, मोस्टली यूज्ड इन बैंकिंग, टेलीकॉम और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, बट इट इज स्लो एंड हैवी बिकॉज एक्सएमएल, यस, बहुत बड़ा होता है साइज में, ठीक है। तो बैंक सिस्टम सेंडिंग अ सिक्योर ट्रांजेक्शन डिटेल्स टू अनदर बैंक, ये आपका एक्सएमएल फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफरिंग होती है, राइट। और जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, डेटा जो शेयर हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ द एक्सएमएल फॉर्मेट, और शेयर हो रहा होगा तो कुछ प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा। कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा? सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा। एंड नाउ डेज बात करें, जो रेस्टफुल आर्किटेक्चर स्टाइल जो फॉलो कर रहे हैं वेब एप्लीकेशंस, वेब सर्विसेज, तो वहाँ पे रेस्टफुल वेब सर्विसेज होता है। ये एक मॉडर्न एंड सिंपल वेब सर्विसेज आपका होता है जो एचटीटीपी मेथड्स पे पूरा बेस्ड होता है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ये चार ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो डेटा कैन बी सेंट इन जेसन, एक्सएमएल और टेक्सचुअल में डेटा आपका भेजा जा सकता है, ठीक है। बट मोस्टली जेसन बिकॉज इट इज लाइट वेट एंड फास्ट। अब देखो ये सारी चीज़, जैसे जेसन हो गया, राइट, और ये सारे मेथड्स हो गए, अब ये चीज़ तो जब तक आप अगर मतलब चीज़ें अगर आपने किया है, लाइक प्रैक्टिकल आपने वेब एप्लीकेशन बनाया, तो चीज़ें बहुत डिटेल समझ में आ रही होगी, नहीं तो ये तो लग रहा होगा वैसे ही कि ये सब तो हमें रटना ही पड़ेगा। तो नहीं, रटना नहीं पड़ेगा चीज़ें, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आई होप कि क्लियर हो रहा हो, राइट। चलिए, तो वेदर ऐप गेटिंग टेम्परेचर डिटेल्स फ्रॉम एन ऑनलाइन वेदर एपीआई, तो ये आपका बेसिकली जेसन में ही डेटा आपका रिटर्न करता है। अगर आपको दिखाना ही हो, चलो मैं आपको पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल क्या होता है आपका, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। चलो एग्जांपल से बताऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ये यूट्यूब का एग्जांपल लेकर के देखो। पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल इज अ मैसेजिंग पैटर्न, बेसिकली एक मैसेजिंग पैटर्न है, हर सेंडर्स डू नॉट डायरेक्टली सेंड मैसेज टू द रिसीवर। एग्जाम्पल से, डायग्राम से देखो, राइट। पब्लिशर एग्जाम्पल ले लो, इडू शाइन क्लासेस इज अ पब्लिशर लाइक मी, जो ये वीडियो मैं यूट्यूब पे पोस्ट अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक मैं पब्लिशर हूँ, ओके। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है ना, ये पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल खाली यही कर रहा है, एक मैसेजिंग पैटर्न है, राइट। जो पब्लिशर होता है वो डायरेक्टली किसी सब्सक्राइबर को, डायरेक्टली किसी यूजर्स को वो डायरेक्टली मैसेज सेंड नहीं करता, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, आपको बोलता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दिए, ठीक है। जब भी यहाँ पे मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है नोटिफिकेशन बेल ऑन करोगे तो मैं वहां पे बैठा हूँ, आपको मैं वहां पे मैसेज सेंड करूंगा कि हाँ मैंने वीडियो अपलोड किया है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल यही कहता है, यहाँ पे बेसिकली एक ब्रोकर होता है। ब्रोकर क्या, ब्रोकर यहाँ पे यूट्यूब आप बोल सकते हो, राइट। हमने यहाँ पे वीडियो पब्लिश कर दिया, पब्लिक कर दिया, राइट, सर्वर पे जाके अपलोड हो गया। अब यहाँ पे यूट्यूब की ये जिम्मेदारी होगी, ब्रोकर की ये जिम्मेदारी होगी कि जितने लोगों ने वहां पे हमें सब्सक्राइब किया हुआ है, मीन्स की नोटिफिकेशन बिल को जिन्होंने ऑन किया है, उन सबको मैसेज वन बाय वन करके भेजना।
ये क्या है? ये पूरा जो मॉडल है ना, पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर के बीच में, यही है आपका पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। इट इज नथिंग बट बेसिकली मैसेजिंग पैटर्न, जहां पे सेंडर जो होते हैं, मतलब कि पब्लिशर जो होते हैं, वो डायरेक्टली मैसेज नहीं सेंड करते रिसीवर को या सब्सक्राइबर को। जैसे मैं एंड आपके बीच अगर यहाँ पे बात करें, राइट, आपने सब्सक्राइब किया है, तो ऐसा नहीं, मैं वीडियो जब अपलोड करता हूँ नोटिफिकेशन वो यूट्यूब आपको भेजता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, इंस्टेड देयर इज अ ब्रोकर और अ मैसेज इन द मिडिल दैट डिलीवर्स द मैसेज, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल है, आप अपलोड करते हो वीडियो को, राइट, जैसे मैं अपलोड करूंगा वीडियो, देन उसके बाद पीपल हु सब्सक्राइब टू योर चैनल गेट नोटिफाइड, पीपल हु डिड नॉट सब्सक्राइब डोंट गेट द नोटिफिकेशन। ये जो पूरी चीज होती है, नोटिफिकेशन सेंड करने का, मैसेज भेजने का, ना भेजने का, ये पब्लिशर की नहीं होती है, ब्रोकर की होती है, बीच में जो मिडिल मैन जो होता है, लाइक यूट्यूब। समझ पा रहे हो? तो यही होता है पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। इसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, एंड कंपोनेंट्स बस यही जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं डायग्राम, यही सब है यहाँ पे। और क्या, यहाँ पे पब्लिशर है, सब्सक्राइबर है, ब्रोकर है, टॉपिक है, क्या मैसेज वहां पे जाएगा, इन सबको यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, वन बाय वन। पब्लिशर क्या होता है? जो मतलब सेंटर ऑफ द मैसेज बेसिकली, राइट। इट पब्लिश मैसेज विदाउट वरिंग अबाउट हु रीड देम, राइट। तो ये सिंपल चीज होता है। जैसे पब्लिशर क्या होता है, मैसेज को सेंड कर देता है, उनको ये नहीं पता होता है कौन से रीड करेगा, कौन वीडियो देख रहा होगा, ये सारी चीज, ठीक है। सब्सक्राइबर द रिसीवर ऑफ द मैसेज, इट सब्सक्राइब शोज इंटरेस्ट टू द सर्टेन टॉपिक्स और इवेंट, सब्सक्राइबर हो गया लाइक यू। एंड ब्रोकर मैसेज चैनल हो गया या मिडिल वेयर हो गया, लाइक अ पोस्टमैन बोल सकते हो, लाइक यूट्यूब यहाँ पे एज अ ब्रोकर हो गया। टॉपिक मतलब कैटेगरी और अ सब्जेक्ट और अ वीडियो टॉपिक जो अपलोड हो रहा है, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग का यूनिट सेकंड यहाँ पे चल रहा है। तो ये क्या है, कंपोनेंट्स है पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल में। ईज़ी है, बस आपको ये एक्सप्लेन करना है। ये कंपोनेंट्स बट आपको पता होने चाहिए। काम कैसे करता है ये, हाउ इट वर्क्स, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे पब्लिशर यहाँ पे मैसेज को सेंड कर देगा, ठीक है। फिर ये जाता है ब्रोकर के पास, वही ना, पहले यहाँ पे मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो डायरेक्टली आपके पास नहीं जाता है, वो यूट्यूब के सर्वर पे जाके अपलोड होता है, देन ब्रोकर वो आपको वहाँ पे फिर से सेंड करता है, राइट। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, पब्लिशर सेंड्स अ मैसेज, ब्रोकर रिसीव मैसेजेस, बेसिकली सब्सक्राइबर एक्सप्रेस इंटरेस्ट, राइट। फिर ब्रोकर जो होगा यानी वो डिलीवर करेगा। ये देखो यहाँ पे ऐसे शॉर्ट पॉइंट में लिख दिया हूँ, अगर ये 7 मार्क्स में आ भी जाता है तो इतने ही नहीं लिखना, आपको इन डिटेल इसको एक्सपेंड कर देना है, बिल्कुल आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, जैसे पब्लिशर एडुशाइन क्लासेस है, ये चैनल अपलोड करता है कोई वीडियो लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग पे, तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा, मैनेज करेगा वीडियो को। लाइक 10,000 सब्सक्राइबर्स जो है उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, टॉपिक जैसे यूनिट सेकंड का वन शॉट अपलोड हो चुका है, तो वो उसको जिनको इंटरेस्ट होगा वो देख पाएंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर ओवरऑल बात करें, पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल बस यही कह रहा है, एक मैसेजिंग पैटर्न है जो ये कह रहा है कि भैया पब्लिशर और रिसीवर के बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं होता है, मतलब डायरेक्टली वो मैसेज सेंड नहीं कर पाता। यहाँ पे ब्रोकर यानी यूट्यूब ये सब चीज़ों का ध्यान रखता है, ठीक है। तो बस यही यहाँ पे लिखा है, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, ठीक है। ओके, अब यहाँ से हमारा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो गया इस पूरे यूनिट का, जो कि है वर्चुअलाइजेशन, राइट। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कंप्लीट बताऊंगा इसमें, देखो पूरा यही आपका लास्ट टॉपिक ही यही है, वर्चुअलाइजेशन, लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन, टाइप्स इसका देखेंगे, कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे, आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी, राइट। बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक हैं, तो चलो वन बाय वन यहाँ पे हम अच्छे समझते हैं, पहले समझेंगे वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, सारी चीजें। अब यहाँ पे देखते हैं वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। देखो पहले मैं आपको कहानी से इसको समझाऊंगा, राइट, यहाँ पे लिखा है कहानी समझो वर्चुअलाइजेशन की, समझ में आएगा। तो एक कंपनी की प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, क्या प्रॉब्लम है फिर समझ में आएगा। देखो कंपनी का प्रॉब्लम क्या है, अ कंपनी नीड्स 4 डिफरेंट सर्वर, मान लेते हैं कंपनी है उसको 4 डिफरेंट सर्वर की जरूरत है। यहाँ पे विदाउट वर्चुअलाइजेशन अभी हम देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम होती है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहाँ पे क्या होगा, कंपनी को 4 डिफरेंट सर्वर की रिक्वायरमेंट है। एक तो जिसमें कस्टमर का डेटा वो स्टोर करेगा, राइट, जैसे बहुत सारा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है। दूसरा एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का एक सर्वर चाहिए, जहाँ पे भैया जो ऑनलाइन शॉपिंग की जो वेबसाइट है वो चल रही होगी, राइट, बहुत सारे विजिटर्स जो आ रहे होंगे उनको हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। एक नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो सर्वर है, इम्प्लॉई पेरोल का यहाँ पे है, राइट। ये भी जो इम्प्लॉय रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन है, जो भी फंक्शनैलिटी वो इस सर्वर पे चल रहा होगा। कहने का मतलब है 4 डिफरेंट सर्वर कंपनी की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वर्चुअलाइजेशन यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये तो कहानी हो गया। अब विदाउट वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा ना, दे मस्ट बाय 4 सेपरेट फिजिकल सर्वर। सिंपल, अगर यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन का कोई कंसेप्ट नहीं होता ना, तो उनको करना तो यही पड़ेगा। नॉर्मल अगर देखोगे
4 अलग-अलग सर्वर उनको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा और बड़े-बड़े वहाँ पे सर्वर खरीदने पड़ेंगे और इसमें तो प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ें होंगी, राइट? कॉस्ट चाहे बात करो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, मेंटेनेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम। मैनेजिंग 4 मशीन सेपरेटली इज़ इक्वल टू एक्सपेंसिव प्लस मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, राइट? अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी इंस्टेड ऑफ बाइंग 4 सेपरेट फिजिकल सर्वर, राइट? नाउ अब यहाँ पे हम इसी प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ द वर्चुअलाइजेशन कांसेप्ट इसको क्या करेंगे, दूर करेंगे, ठीक है? चलिए, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये जो प्रॉब्लम आपने समझा, इसका सॉल्यूशन है वर्चुअलाइजेशन, राइट? यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ बाइंग 4 फिजिकल सर्वर, दे बाय जस्ट 1 और 2 पावरफुल कंप्यूटर। यहाँ पे क्या होगा ना, 1 या 2 जो पावरफुल कंप्यूटर है वो बाय कर लेंगे कंपनी वाले, देन वहीं पे वर्चुअलाइजेशन का कांसेप्ट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ना वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से ना उसी 1 से 2 जो पावरफुल कंप्यूटर सर्वर जो उन्होंने खरीदा है, उसी में वो बहुत सारे वर्चुअल जो मशीन सॉरी बोल सकते हो वर्चुअल जो सर्वर है वो बना सकते हैं। और फिर उसको अलग-अलग जो सर्विसेज़ वहाँ पे चल रही थी, वो जिनको रिक्वायरमेंट थी वो अलग-अलग उस पे रन होगा और यही होता है कि जो उसको डिवाइड किया जा रहा है, अभी ये किस वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर से ये काम होता है वो सब देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जैसे 4 अलग-अलग फिजिकल सर्वर को खरीदने से अच्छा है 1 से 1 या 2 बहुत पावरफुल आप ये देखो एग्ज़ाम्पल वही है। जैसे ऐसा नहीं है कि मतलब हर महीने आप एक नया स्मार्टफ़ोन खरीद रहे हो, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू फ़ोन एवरी मंथ, आप क्या करो एक बहुत पावरफुल एक आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स आप खरीद लो, फिर आपको बाद में नहीं खरीदना पड़ेगा, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे ना उसी तरीके से कुछ रिलेट करो कि 1 या 2 पावरफुल वहाँ पे सर्वर खरीद लिया गया, फिर उसी में वर्चुअलाइजेशन का कांसेप्ट यूज़ करके, उसी में हम अपने सारे सर्विसेज़ को रन कर सकते हैं। जैसे वर्चुअल मशीन 4 पार्ट में उसे डिवाइड किया गया उस पावरफुल कंप्यूटर को। वर्चुअल मशीन 1 में एक कस्टमर का डेटा स्टोर कर रहा है, जो उनकी प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई। और वर्चुअल मशीन 2 वेबसाइट हैंडल कर रहा है, ये पेरोल हैंडल कर रहा है, ये मार्केटिंग रिलेटेड या कुछ भी हो सकता है हैंडल कर कर रहा है। बिस और ये कर रहा है किस पे? खाली वही 1 या 2 पावरफुल क सर्वर पर, बस इसे वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से अलग-अलग डिवाइड कर दिया गया है, राइट? Each virtual machine works like a separate server but all are running on the same physical server। ये सेम पे ही इसी एक या दो जो पावरफुल सर्वर है ना इसी पे काम कर रहे हैं, बट इट सीम्स लाइक अ डिफरेंट सेपरेट सर्वर की तरह प्रतीत होता है, बट ऐसा नहीं होता है, राइट? वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा होता है, ठीक है? बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट पैसा बहुत बच गया, ठीक है? और स्पेस, एनर्जी सब कुछ यहाँ पे बेनिफिट तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ये है आपका वर्चुअलाइजेशन। समझ में आया इतना कि नहीं? ठीक है? अब जैसे एक मैं थोड़ा अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल एक आपका वीमॉस करके एक सॉफ्टवेयर होता है, मैं एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? वीमॉस वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, वाक़ई में आप जाके उसके आई थिंक प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा या उसको डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें क्या होता है कि वो आप आपके पास एक स्मार्टफ़ोन है, ठीक है? इस आपके जो स्मार्टफ़ोन है उसमें अगर जब भी आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे वीमॉस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे आप एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल किया ना, तो ये एप्लीकेशन क्या करता है ना आपके इसी फ़ोन में आपको डिफरेंट यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर देता है। मतलब भैया आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे आपका ये मेन फ़ोन ऑपरेट किया जा रहा है। इसी के अंदर उसी ऐप के अंदर आपको अलग फंक्शनैलिटी मिल जाती है। एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल कर देता है। उसको ओपन करोगे तो एक आपके फ़ोन के अंदर एक दूसरा फ़ोन ओपन हो जाता है। समझ पा रहे हो? ये वीमॉस करता है। ये कुछ वही है, वर्चुअलाइज़ेशन का कांसेप्ट ही वो यूज़ कर रहा है कि एक हमारे पास फ़ोन है, उसके अंदर हम 3-3 4-4 फ़ोन वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो बट पावरफुल आपके पास फ़ोन होना चाहिए तभी ये सब आप कर सकते हो। ठीक है? तो ये है कुछ रियल लाइफ़, इसको आप देख भी सकते हो करके, राइट? बट करना नहीं है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गया। वर्चुअलाइज़ेशन का मतलब अगर इन शॉर्ट हम समझें क्या है? क्रिएट करना एक वर्चुअल नॉट रियल, वर्चुअल का मतलब यही होता है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? जैसे आपके यहाँ पे लैपटॉप में मैं बात करूँ, कंप्यूटर में बात करूँ, राइट? आपके यहाँ पे इसमें कैलकुलेटर एप्लीकेशन है, राइट? तो यहाँ पे क्या है, ये कैलकुलेटर कोई फिजिकल कैलकुलेटर थोड़ी ना है, राइट? ये कैलकुलेटर जो ओपन हो गया, ये इट इज़ जस्ट अ वर्चुअल कैलकुलेटर, राइट? इसका फिजिकल से रिलेशन नहीं है। तब भी ये देखो फंक्शनैलिटी बहुत अच्छे से काम करते हैं, रियल कैलकुलेटर की तरह ही काम करता है, ठीक है? तो ये होता है वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब बेसिकली जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? बट वर्किंग लाइक अ रियल। सो यही होता है वर्चुअलाइजेशन, मतलब क्रिएट करना एक वर्चुअल चीज, किसी भी चीज का। यहाँ पे बट सर्वर की बात हो रही है तो मैं वर्चुअल सर्वर यहाँ पे क्रिएट किया जाता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फिजिकल सर्वर
एवरी टाइम, सो दैट समथिंग कैन बी, अब वो अलग अलग आपका हो सकता है, लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन हो गया, राइट। जैसे अभी वी मॉस में आपको जो बता रहा था ना, वो इस कैटेगरी में था, राइट। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चुअलाइजेशन करता है, वो जो सॉफ्टवेयर मैं भी आपको बताया। ऐसे सर्वर का हो जाता है, स्टोरेज का होता है, नेटवर्क का होता है। सो इट अलाउज ओनली, सॉरी, इट अलाउज वन फिजिकल कंप्यूटर टू रन मैनी वर्चुअल कंप्यूटर एट द सेम टाइम, राइट। अब यहाँ पे ये जो देखो एनोलॉजी लिखी हुई है, इसको प्लीज रीड करना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, राइट। तो रीड कर सकते हो। तो ये आपका हो गया वर्चुअलाइजेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन कैसे काम करता है, तो इसमें काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली अगर इसमें देखोगे ना, तो तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से यहाँ पे तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो अभी यहाँ पे इसका वर्किंग समझते हैं, राइट। देखो, वर्किंग क्या होता है वर्चुअलाइजेशन का, तीन कंपोनेंट इसमें है। वर्चुअल मशीन हो गया, होस्ट एंड गेस्ट हो गया, और इसमें आपका हाइपर, सॉरी, हाइपर विजर करके यहाँ पे होता है। जो ये चीज जो मैं बात कर रहा हूँ वर्चुअलाइजेशन ना, वो यही करता है। ये थर्ड कंपोनेंट देखते हैं। पहले इसमें वर्चुअल मशीन होता है। वर्चुअल मशीन ने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी ऐसी मशीन जो वर्चुअली एग्जिस्ट कर रही हो, उसका रियल से कोई एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। सो इमेजिन वन बिग कंप्यूटर, द रियल फिजिकल कंप्यूटर। वर्चुअलाइजेशन लेट्स यू डिवाइड इट इनटू मैनी स्मॉल कंप्यूटर्स इनसाइड इट। These small computers are called virtual machines, right? So virtual machines works like a real computer. It can it has on its operating system, apps and settings. ये आई थिंक ऐसा भी आपके लैपटॉप में भी होता है, राइट। इसमें चाहो, जैसे अभी आपका ये यूजर प्रोफाइल ये पूरा ओपन है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो। एक नया यूजर प्रोफाइल भी ओपन करोगे ना, तो ये लैपटॉप पूरा नया की तरह ओपन होगा, राइट। उसमें अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, तो वो भी एक बोल सकते हो वर्चुअल, बोल सकते हो, ठीक है। कि वर्चुअल एक लैपटॉप के अंदर दूसरा कोई लैपटॉप आ गया है, राइट। वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट हो गया है, तो ये होता है वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो एग्जांपल, ऑन वन लैपटॉप यू कैन रन विंडोज, वर्चुअल मशीन, लिनक्स, काफी सारी चीजें यहाँ पे रन कर सकते हो एट द सेम टाइम। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, स्केल पे से आप कर सकते हैं। होस्ट एंड गेस्ट, ये क्या होता है? द रियल फिजिकल जो कंप्यूटर होता है वो आपका होस्ट होता है, और गेस्ट क्या होता है? जो वर्चुअल मशीन आप उसमें रन कर रहे होते हो, उसके रियल कंप्यूटर के अंदर, फिजिकल कंप्यूटर के अंदर, वो गेस्ट होता है आपका, ठीक है। ऑन होस्ट कैन रन मैनी गेस्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें होती है वर्चुअलाइजेशन का, जो ये ऐसा तो है नहीं कि कोई अपने आप ऐसे ही हो जा रहा होगा, तो कोई ना कोई यहाँ पे टूल होता है, राइट। तो जो मैजिक टूल है जो वर्चुअलाइजेशन को पॉसिबल करता है, उसे हम कहते हैं हाइपरविजर, राइट। यही है आपका जो वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करता है यूज करने के लिए। सो इट सिट बिटवीन द हार्डवेयर एंड वर्चुअल मशीन्स, तो ये लाई करता है हार्डवेयर एंड वर्चुअल मशीन्स के बीच में हाइपरविजर होता है। बेसिकली यू कैन से इट इज द मैजिक टूल। with the help of this tool we can बेसिकली हम वहाँ पे वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? सो इट कंट्रोल्स हाउ सीपीयू, रैम, स्टोरेज एंड नेटवर्क्स आर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स। एग्जांपल, इफ वन वर्चुअल मशीन्स नीड्स मोर मेमोरी, इट आस्क्स द हाइपरविजर, द हाइपरविजर गिव्स इट फ्रॉम द होस्ट, राइट। तो सारी चीजें ये हाइपरविजर ही हैंडल करता है, मैनेज करना, चाहे वो सीपीयू एलोकेट करना, रैम, स्टोरेज, वर्चुअल मशीन्स को जितनी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो रियल यानी होस्ट में से ये ला करके हाइपरविजर ही सारी चीजें मैनेज, पूरा मैनेजमेंट का काम ये करता है पूरा, राइट। यही आपका एक टूल होता है जो हमें वर्चुअलाइजेशन अलाउ करता है करने के लिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स कितने होते हैं यहाँ पे हाइपरविजर के, राइट। तो पहला होता है टाइप वन, टाइप टू। टाइप वन में बेयर मेटल हाइपरविजर होता है और होस्टेड हाइपरविजर होता है। सो तो यहाँ पे देखो, तो पहला तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बेयर मेटल हाइपरवाइजर हो जाएगा आपका। सो इंस्टॉल्ड डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर, नो ऑपरेटिंग सिस्टम इन बिटवीन, सुपर फास्ट एंड एफिशिएंट होता है। ये डायरेक्टली आपके कंप्यूटर हार्डवेयर पे ये जो हाइपरवाइजर जो टूल होता है ये आपका इंस्टॉल होता है। समझ पा रहे हो? ये फास्ट एफिशिएंट होता है, यूज्ड इन डेटा सेंटर, क्लाउड लाइक VMware, और ये काफ़ी सारे यहाँ पे टूल्स दिए हुए हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ होता है आपका। एंड होस्टेड हाइपरवाइजर जो आपका यहाँ पे है, इंस्टॉल्ड ऑन द टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक अ नॉर्मल एप्लीकेशन। और जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बता रहा था, जितने भी जो ज़्यादातर होते हैं वो आपका ये इसी पे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो बिल्ड किया जाता है बेसिकली, हार्डवेयर में इंस्टॉल करके नहीं आ जाता है, ठीक है। होता भी है बट मोस्ट ऑफ जो आपका है ये टाइप टू का है, होस्टेड हाइपरवाइजर होता है, टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल होता है। समझ पा रहे हो? तो ये है आपका, हमने टाइप्स यहाँ पे देख लिए। अब यहाँ से
नेक्स्ट यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन के अंदर ही यहाँ पे टॉपिक है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, राइट। अब धीरे धीरे यहाँ पे हम सब पढ़ रहे हैं। टाइप्स के अंदर ही देखो काफी सारे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन में पहला हमारे पास एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन है, नेटवर्क है, डेस्कटॉप है, स्टोरेज है, सर्वर है, डेटा है, और इसमें कुछ नया नहीं है। जो हम वर्चुअलाइजेशन जो हम डिवाइड कर रहे हैं, जो वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर रहे हैं ऑन द होस्ट, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। वो एप्लीकेशन हो सकता है, हम एप्लीकेशन को वहाँ पे वर्चुअल एप्लीकेशन बना रहे हो, या वर्चुअल नेटवर्क बना रहे हो, वर्चुअल डेस्कटॉप बना रहे हो, वर्चुअल स्टोरेज बना रहे हो, वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल डेटा, बहुत सारा बना सकते हैं। अब वन बाय वन इन सब का हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स जब भी डाउनलोड करोगे सब यहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि कब ये कितनी बार पूछा गया है, ओ राइट। बट मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ, मार्क कर लेना, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये वर्चुअलाइजेशन पूरा अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो पहला है हमारे पास एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। क्या होता है एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन? वर्चुअलाइजेशन का मतलब पहले ही पता चल गया है, एप्लीकेशन का मतलब भी पता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा ना, देखो यहाँ पे कहानी के तौर पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं समझ में आएगा। नॉर्मली टू यूज सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड, फोटोशॉप और पेरोल सॉफ्टवेयर, यू हैव टू इंस्टॉल इट ऑन योर कंप्यूटर, राइट। यस, अगर आपको MS वर्ड यूज करना है या फोटोशॉप यूज करना है, तो आप अपने उसे कंप्यूटर पे क्या करोगे, पहले डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, देन यूज करोगे। बट with application virtualization you don't need to install it. This is what application virtualization means. Application does not directly वो आपकी इंस्टॉल है आपके कंप्यूटर पे, यू जस्ट यूज दैट एप्लीकेशंस विदाउट इंस्टॉलिंग, राइट। बिना उसको इंस्टॉल किए हुए आप एप्लीकेशन को यूज कर पा रहे हो। दिस इज व्हाट एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। द सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली रनिंग ऑन अ सर्वर, cloud or a company server, and you just use it through the internet on your device, right। ये हो गया। It looks and feels like the apps in on your computer but it's really somewhere else। एक एग्जांपल मैं आपको दूं, देखो आप क्या करते हो, चाहो तो आप MS वर्ड यहाँ पे यूज भी कर सकते हो इंस्टॉल करके अपने इस लैपटॉप में, देन यूज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर होता है, राइट। चाहो तो आप इसका जो क्लाउड पे जो ये मतलब स्टोर है, हो सकता है क्लाउड पे या डिफरेंट सर्वर पे हो सकता है, जो आप ऑनलाइन यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट 365 करके एक वेबसाइट होती है, वहां पे भी एग्जैक्टली सेम फीचर सारी चीजें यूज कर सकते हो। क्या आपने उसको इंस्टॉल किया? नहीं, इंस्टॉल नहीं किया। सो यही है एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन, यही होता है कि उसको आपने इंस्टॉल नहीं किया तब भी आप उसे यूज कर पा रहे हो। द सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली रनिंग ऑन अ सर्वर, किसी ना किसी जो ऑनलाइन आपने ओपन किया, या तो किसी क्लाउड पे होगा या कंपनी के किसी ऑन सर्वर पे होगा, राइट। खाली बस आप उसे यूज कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, राइट। और बस यही है आपका, और वो रियली कहीं और प्रेजेंट होता है बट आप उसे यहाँ पे यूज कर पाते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, रीड कर लेना, ठीक है। तो ये क्या है, यही है आपका एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। दूसरा है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, इसमें भी देखो यहाँ पे कहानी लिखा हुआ है। नॉर्मली इन अ कंपनी टू कनेक्ट कंप्यूटर यू नीड रियल डिवाइसेस लाइक राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स एंड केबल्स, राइट। बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं व्हेन यू वांट टू कनेक्ट थ्रू अ नेटवर्क, राइट। नॉर्मली देखा जाए तो, बट विद नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन यू डोंट ऑलवेज नीड अ फिजिकल डिवाइसेस। आपको ना तो राउटर, ना तो स्विचेस, ना तो फायरवॉल, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंस्टेड यू कैन क्रिएट वर्चुअल सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क्स इनसाइड वन फिजिकल नेटवर्क। ईच वर्चुअल नेटवर्क वर्क्स इंडिपेंडेंटली जस्ट लाइक अ रियल वन, राइट। जैसे एग्जांपल इसके इसका देखें तो, एग्जांपल इसका जैसे गूगल क्लाउड नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, ये जो है ना यूज किया होगा आपने। अ कंपनी क्रिएट्स इट ऑन virtual private network in Google Cloud. They set up IP address, firewalls, and secure connection using software. No need to buy real router or switches. If the company grows, they can expand the network quickly without buying new hardware. तो जो Google Cloud Network है ना, वो आपका नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट को ही फॉलो करता है। तो यही होता है बेसिकली, कि ऐसा नहीं है कि अगर आप दो कंप्यूटर को बेसिकली कनेक्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे, सॉरी, लेट मी करेक्ट, यहाँ पे कहने का मतलब है जैसे कंपनी में अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो कंप्यूटर्स को, राइट, नेटवर्क के साथ, तो बेसिकली आपको रियल वहाँ पे डिवाइस लाइक राउटर, ये नॉर्मल प्रैक्टिस ट्रेडिशनल जो होता है, राइट। लेकिन अगर वर्चुअलाइजेशन आप फॉलो करोगे तो आपको कोई जरूरत नहीं होती है। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा, आप एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क वहाँ पे क्रिएट करोगे, उसकी हेल्प से आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। लाइक गूगल क्लाउड का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। बस आपको एक्सप्लेन करना है, टाइप्स पूछ रहा है इसका, प्रॉपर डेफिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन करना विद एन एग्जांपल। ओके, सो नाउ डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन देखो,
इंस्टेड ऑफ हैविंग वन फिजिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर फॉर ईच यूजर। ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, लाइक कंप्यूटर में या लैपटॉप में ही बात कर लो, वर्चुअल डेस्कटॉप्स वहाँ पे क्रिएट होता है। ऐसा नहीं है, जैसे ऐसा बिल्कुल होता है, राइट। जैसे अभी आपका ये लैपटॉप है, राइट, आपने अपनी प्रोफाइल इस लैपटॉप में ओपन की है, तो आपका यहाँ पे ओपन हो गया है। अब कोई मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये जो लैपटॉप है ना, ये कंपनी का लैपटॉप है, और एक मान लेते हैं कंपनी में एक ही लैपटॉप है, और उसी पे अपना अपना यूजर आकर के अपना जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो काम करते हैं। कोई एम्प्लॉयर्स आएगा वो अपना प्रोफाइल वहाँ पे ओपन करेगा, राइट। कोई दूसरा आएगा वो अपना प्रोफाइल ओपन करेगा, राइट। तो ये क्या है, डेस्कटॉप को वर्चुअलाइजेशन यही होता है। कहने का मतलब कि एक कंप्यूटर है, उसी के अंदर बहुत सारे वर्चुअल कंप्यूटर्स ओपन कर दिए गए हैं। तो ये होता है आपका डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। यूजर कैन लॉग इन फ्रॉम एनी डिवाइसेस एंड स्टिल सी देयर डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप रन्स इन द क्लाउड और डेटा सेंटर, नॉट ऑन द यूजर्स पर्सनल डिवाइसेस। एग्जांपल जैसे गीक्स फॉर गीक्स का दिया है, देखो। Geeks for Geeks uses Amazon Workspace, Google Cloud Desktop. Employees log in from any device and see the same coding setup. No need for everyone have a powerful computer. Easy to manage है, easy to update and secure यहाँ पे है। This is what डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन आपका क्या होता है, समझ पा रहे हो। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे बात करते हैं स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, राइट। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, अब यहाँ पे स्टोरेज यहाँ पे वर्चुअली यहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा, राइट। इसको भी देख लेते हैं। तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे लिखा है, कंबाइन स्टोरेज फ्रॉम मैनी सर्वर डिस्क इनटू वन सिंगल स्टोरेज सिस्टम। यूजर डोंट सी मल्टीपल डिवाइसेस, दे जस्ट सी वन लार्ज स्टोरेज स्पेस। इवन इफ हार्डवेयर चेंजेस और फेल, स्टोरेज वर्क्स स्मूथली। लाइक Amazon S3 करके है, अ मल्टीनेशनल कंपनी स्टोर्स ऑल फाइल्स एंड डेटा इन S3। ये आपका एक बेसिकली एक Amazon का एक स्टोरेज सर्विस होता है, जहाँ पे सारे जो मल्टीनेशनल जो कंपनी का जो डेटा है वो यहाँ पे स्टोर होता है। Employees can access them from anywhere securely, no need to manage separately storage devices। तो ये आपका स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन होता है, राइट। अब इसके बाद है सर्वर वर्चुअलाइजेशन। सर्वर वर्चुअलाइजेशन, ये तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि फिजिकल सर्वर इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल वर्चुअल सर्वर में वो डिवाइड होता है, और हर जो सर्वर होता है इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग फिजिकल मशीन्स बाय करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। सर्वर वर्चुअलाइजेशन यही होता है। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। डेटा वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे लास्ट है। so this brings data from different sources together in one place without needing to know where or how it is stored. It creates a unified view of the data which can be accessed remotely via cloud services। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिया। टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन अगर आता है तो इन डिटेल आप करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। 6 यहाँ पे टाइप्स थे, यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। अब इसी में हमारे पास आता है लेवल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, यानी जो वर्चुअलाइजेशन है इसका लेवल क्या होता है। कुछ लेवल यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा, तो इसको भी आप देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये डायग्राम बनाया गया है, राइट। अब सिंपल सी बात है, वर्चुअलाइजेशन अगर वहाँ पे वर्चुअलाइजेशन की वर्किंग को चलो हमने देख लिया, वहाँ पे हाइपरवाइजर करके होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैनेज कर रहा होता है, बट यहाँ पे कुछ लेवल भी फॉलो हो रहे होते हैं, कुछ लेयर फॉलो हो रहे होते हैं, और ईच लेवल हैंडल्स वर्चुअलाइजेशन डिफरेंटली एंड सर्व अ यूनिक पर्पस। जैसे यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन लेवल होता है हमारे पास, लाइब्रेरी लेवल होता है, ओएस लेवल होता है, हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन लेवल होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल होता है। तो ये सारे क्या है, लेयर्स बोल लो, लेवल बोल लो, होता है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे देख लेते हैं एप्लीकेशन लेवल वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। हियर ओनली द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज वर्चुअलाइज्ड। अब इसे एप्लीकेशन लेवल या वर्चुअलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपने टाइप पढ़ा एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे इस लेवल में हो रहा होगा, राइट। बस ऐसे ही लिखना है, आपको ये लेयर्स पता है तो इसके अंदर आप वही सारी चीजें आपको घूम फिरा के लिखनी है, राइट। हियर यहाँ पे आपको क्या लिखा है कि एप्लीकेशन ही आपका यहाँ पे वर्चुअलाइज्ड होगा। एप्लीकेशंस रन ऑन अ स्पेशल वर्चुअल layer like a Java virtual machine or a .NET CLR instead of directly on the operating system. This makes apps independently of the operating system and hardware। जो एप्लीकेशंस होता है वो किसी ना किसी इन्वायरमेंट में, ऑन इन्वायरमेंट में रन कर रहा होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेवल वर्चुअलाइजेशन में मैं बात करूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन आपका यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन होता है। और एग्जांपल की बात करें जैसे JVM यहाँ पे है, Java programs can run on any operating system, Windows, Linux, Macs, because JVM makes them independent of operating system। ऐसा .NET का भी यहाँ पे है, कॉमन लैंग्वेज जो रन टाइम होता है। लेट्स .NET एप्लीकेशंस, ये भी अलग अलग मतलब कि इंडिपेंडेंट होता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकता है। तो ये होता है आपका एप्लीकेशन लेवल वर्चुअलाइजेशन, राइट। तो
अगर यहाँ पे इसका थोड़ा एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, इट्स लाइक हैविंग अ ट्रांसलेटर एप्लीकेशंस, यू स्पीक वन लैंग्वेज एंड इट ट्रांसलेट फॉर एवरीवन नो मैटर व्हाट कंट्री ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर इन। ओके, सो ये है। दूसरा हमारे पास है लाइब्रेरी लेवल वर्चुअलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो, इंस्टेड ऑफ वर्चुअलाइजिंग द होल एप्लीकेशंस ओनली द लाइब्रेरीज फंक्शन दैट ऐप यूज, वो वर्चुअलाइज यहाँ पे होता है। अब एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट बोल सकते हो फंक्शंस, मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज वहाँ पे बनाई जाती हैं। तो उन सारे लाइब्रेरीज को यहाँ पे वर्चुअलाइज किया जाता है लाइब्रेरी लेवल वर्चुअलाइजेशन में। हेल्प्स रन सॉफ्टवेयर दैट वाज डिजाइन फॉर वन सिस्टम ऑन अनदर सिस्टम। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, वाइन लेट्स, वाइन करके है, लेट्स यू रन विंडोज एप्लीकेशन ऑन लिनक्स, राइट। ये एक लाइब्रेरी है जो आपके एप्लीकेशंस को लिनक्स पे रन करने के लिए अब मतलब एलिजिबल करता है, बोल सकते हैं अलाउ करता है। सो ये है। इसका एनालॉजी की बात करें, थिंक ऑफ इट as a using a dictionary, even if the system does not know your language, it looks up the words in the library to understand you। तो ये लाइब्रेरी लेवल वर्चुअलाइजेशन है इन शॉर्ट। अगर समझें तो जो हमारा सॉफ्टवेयर, जो हमारा एप्लीकेशन है, वो डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज फंक्शंस का यूज करके बनता है। तो उन्हीं लाइब्रेरीज को डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली उन्हीं को वर्चुअलाइज किया जाता है। और जो हमारा एप्लीकेशन है यहाँ पे, कहने का मतलब ये लाइब्रेरी लेवल वर्चुअलाइजेशन में पूरे एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन लेवल में क्या था, पूरे एप्लीकेशन को वर्चुअलाइज किया जाता था। यहाँ पे पूरे एप्लीकेशन को नहीं, यहाँ पे खाली लाइब्रेरीज जो वहाँ पे यूज हुई है उसको वर्चुअलाइज किया जा रहा है, राइट। अच्छा, तो ये हो गया। अब यहाँ पे है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन। द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम इज वर्चुअलाइज्ड। यहाँ पे क्या होगा, पूरा ओएस जो होगा वो वर्चुअलाइज्ड किया जा रहा होगा। देखो वर्चुअलाइजेशन अगर समझ में आ गया ना, तो चीजें आपको पूरा क्लियर होगी, समझ में आ रही होगी क्या है ये वर्चुअलाइज करने किया जाने का मतलब है। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन में यहाँ पे क्या होता है ना कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही वर्चुअलाइज किया जाता है। मल्टीपल आइसोलेटेड इन्वायरमेंट्स कैन रन ऑन द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे मल्टीपल जो इन्वायरमेंट्स यानी मल्टीपल जो सॉफ्टवेयर हैं वो आप सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन कर रहे होंगे, बट इट सीम्स लाइक अ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहे हैं, राइट। तो वही है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे किया जाता है। ईच इन्वायरमेंट एक्ट लाइक अ सेपरेट सिस्टम बट शेयर द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। देन ये एग्जांपल यहाँ पे है, राइट। तो ये थोड़ा एनालॉजी भी यहाँ पे देखना है। इट्स लाइक अ शेयर्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग, एवरीवन हैज देयर ओन रूम बट द बिल्डिंग यानी वो सेम है, राइट। सेम मतलब बोल सकते हो सेम बिल्डिंग में बहुत सारे रूम्स होते हैं, तो वही है, सेम बिल्डिंग को बहुत सारे रूम शेयर कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का वर्चुअलाइजेशन आप समझने की कोशिश कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल वर्चुअलाइजेशन। द एंटायर हार्डवेयर यानी कि सीपीयू, मेमोरी डिवाइसेस, ये वर्चुअलाइज यहाँ पे किया जाता है। हाइपरवाइजर is used to create virtual machine that run on their own operating system. Each virtual machines behaves like a separate physical computer. Examples है VMware हो गया, virtual PC, virtual box used to run multiple operating system on one physical machine। समझ पा रहे हो? तो ये हार्डवेयर लेवल पे ये आपका वर्चुअलाइजेशन किया जाता है। लाइक सीपीयू, मेमोरी डिवाइसेस, इन सबको यहाँ पे वर्चुअलाइज किया जाता है। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की बात करें, ISA level virtualization, here virtualization happens at the CPU instruction level, right? It allows one type of CPU architecture to run programs designed for another, often used for compatibility and performance improvements। इंस्ट्रक्शन सेट वर्चुअलाइजेशन का मतलब यहाँ पे है कि सीपीयू के जो इंस्ट्रक्शन, सीपीयू के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, उस लेवल पे यहाँ पे इसको वर्चुअलाइज किया जाता है। इट अलाउज वन टाइप ऑफ सीपीयू आर्किटेक्चर टू रन प्रोग्राम डिजाइन फॉर अनदर। लाइक एग्जांपल यहाँ पे अगर इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखो, इट्स लाइक अ इट्स इमेजिन करो कि लाइक अ रियल टाइम लैंग्वेज एक इंटरप्रेटर को कन्वर्ट कर रहा है, एवरी सेंटेंस को, एवरी जो सीपीयू इंस्ट्रक्शन है उसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू अनदर लैंग्वेज इंस्टेंटली, सो बोथ साइड अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन जैसे से आता रहेगा उसको वर्चुअलाइज किया जाता है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे होता है, राइट। तो ये हमने कुछ लेवल्स भी यहाँ पे देख लिए, लेयर्स भी देख लिए, इंपॉर्टेंट है, देख लेना अच्छे से। अब यहाँ पे समझते हैं कुछ PYQs यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो पूछा गया है, आया है, तो मैंने सोचा उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, राइट, क्योंकि प्रॉपर एक वन शॉट है तो सब यहाँ पे मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आया है, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड फॉर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, राइट। यहाँ से कहने का मतलब ओवरऑल आपसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंट टेक्निक्स जो यूज होता है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में। अभी यहाँ पे क्या देखा आपने, हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन में, ये तो हमने शॉर्ट में देखा, इसके अंदर बहुत सारे टेक्निक्स यूज होते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म यूज होते हैं, तो वो मैकेनिज्म हमसे पूछ रहा है। 2022 एंड 23 में आया था, सो डिस्कस कर लेते हैं। कहने का मतलब अगर मैकेनिज्म पूछता है वर्चुअलाइजेशन का तब भी यही लिखना है, या क्वेश्चन करके आता है तब भी आपको यही
लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला हमारे पास है, देखो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन मीन्स स्प्लिट स्प्लिट करना वन फिजिकल मशीन्स को सर्वर को इनटू मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में यूजिंग दिस टूल, ठीक है। तो तीन मेन टेक्निक्स यहाँ पे मैकेनिज्म है। पहला हमारे पास है फुल वर्चुअलाइजेशन। फुल वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा, इन दिस मेथड द वर्चुअल मशीन्स एक्ट्स एग्जैक्टली लाइक अ रियल फिजिकल कंप्यूटर, यानी कि पूरा जो हार्डवेयर होगा पूरे हार्डवेयर को वहाँ पे क्या किया जाएगा, वर्चुअलाइज किया जाएगा, राइट, होल you can say. So the guest operating system does not know it's running on the virtual hardware. It is running on a real physical machine. The hypervisor traps and translate instruction from the guest operating system to the real hardware, ठीक है। तो फुल वर्चुअलाइजेशन ये होता है कि जो वर्चुअल मशीन है वो एग्जैक्टली रियल फिजिकल कंप्यूटर की तरह ही काम कर रहा होता है, ठीक है। तो एग्जांपल की अगर बात करें, देखो ये जो एनालॉजी लिखा हुआ है यहाँ पे ना, इसको अच्छे से आप समझ लोगे तो चीजें आप फिर से लिख सकते हो खुद से, ठीक है। इट्स लाइक अ फ्लाइट सिमुलेटर। द पायलट यानी जो गेस्ट होता है वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, फील्स लाइक दे आर फ्लाइंग अ रियल प्लेन। नो, बट इट इज जस्ट अ सिमुलेशन रनिंग ऑन अनदर सिस्टम। लाइक आप कोई गेम प्ले करते हो, फ्लाइट सिमुलेटर या आप कोई भी कार रेसिंग गेम प्ले करते हो, तो यू सपोज दैट कि यू आर अ ड्राइवर ऑफ द कार, राइट, यू आर बेसिकली पायलट ऑफ द प्लेन बट नॉट एग्जैक्टली, वो एक सिमुलेशन जस्ट होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे फुल वर्चुअलाइजेशन में जो हार्डवेयर है बेसिकली, जो भी वहाँ पे प्रोसेस है बेसिकली जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, वो एक वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ऐसा नहीं, बट वो लुक लाइक अ रियल फिजिकल कंप्यूटर की तरह दिख रहा होता है। तो ये हार्डवेयर को यहाँ पे क्या किया गया ना, वर्चुअलाइज किया गया और फुल वर्चुअलाइजेशन किया गया। समझ पा रहे हो? तो ये हो गया फुल वर्चुअलाइजेशन। दूसरा है आपका पैरा वर्चुअलाइजेशन, इसे भी देख लेते हैं। इन दिस मेथड बेसिकली, इन दिस मेथड द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नोज दैट इज रनिंग इन द virtualized environment. The operating system is modified to talk directly with the hypervisor instead of always thinking it's real hardware. Because of this it is faster and more efficient than full virtualization. Less translation works यहाँ पे होता है। एक एग्जांपल से फिर से आपको बताता हूँ। इमेजिन करो आप एक, यू आर शेयरिंग अ कार विद अ ड्राइवर। Instead of pretending you are driving, you just tell the driver where to go directly. It is faster and more efficiently. कहने का मतलब यहाँ पे पैरा वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है ना, कि जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको पता होता है कि वो कहाँ रन कर रहा है, लाइक वो वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट पे रन कर रहा है या एग्जैक्टली रियल मशीन पे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मॉडिफाइड होता है टू टॉक डायरेक्टली विद द हाइपरवाइजर इंस्टेड ऑफ ऑलवेज थिंकिंग इट इज अ रियल हार्डवेयर। समझ पा रहे हो? तो ये होता है बेसिकली, और लेस ट्रांसलेशन वर्क यहाँ पे होता है और ये इफिशिएंट होता है फुल वर्चुअलाइजेशन से। यहाँ पे हमारे पास है हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन। मॉडर्न सीपीयूज, लाइक जो मॉडर्न सीपीयूज होते हैं, जो प्रोसेसर होते हैं लाइक इंटेल एएमडी, उसके पास स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता है बिल्ट इन प्रोसेसर में, ठीक है। सो दीज सीपीयू फीचर्स अलाउज द हाइपरवाइजर टू रन वर्चुअल मशीन मोर इफिशिएंटली। तो ये होता है हमारे पास यहाँ पे हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन। तो ये तीन आपको यहाँ पे जस्ट आपको एक्सप्लेन करने हैं, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मैकेनिज्म भी आप बोल सकते हो, अगर मैकेनिज्म भी आता है देन तब भी आपको ये राइट करना है। सो नेक्स्ट यहाँ पे है, व्हाट आर द मेजर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट। रिसेंटली पूछा गया है 2023 एंड 24 में, मेजर थ्री कंपोनेंट्स बताइए वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट का। और कुछ नया नहीं है यहाँ पे, कंपोनेंट पूछा जा रहा है वर्चुअलाइजेशन का, और आपको पहले मैंने आपको बताया, राइट। होस्ट मशीन होता है, फिजिकल हार्डवेयर होता है, हाइपरवाइजर जो टूल होता है, और गेस्ट मशीन होता है। ये तीनों तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका है, राइट, मैंने। तो वो तो कंप्लीट हो गया, राइट। तो वही आपको मेजर कंपोनेंट्स आपको तीन बताने। होस्ट मशीन होता है जो एक्चुअल, जो फिजिकल, जो रियल, जो आपका कंप्यूटर मशीन होता है, हार्डवेयर होता है, ठीक है, उस पे वर्चुअलाइजेशन किया जाता है। और हाइपरवाइजर वही टूल होता है जो हमें अलाउ करता है करने के लिए। दो टाइप के थे वहाँ पे देखा था। गेस्ट मशीन यहाँ पे होता है जो वर्चुअल मशीन होता है, उसे हम गेस्ट मशीन बोलते हैं। अब यहाँ से हमारे पास आ गया नेक्स्ट टॉपिक जो कि सिलेबस में दिया है, टूल्स एंड मैकेनिज्म फॉर वर्चुअलाइजेशन, राइट। तो अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ पे सब चलते हैं, राइट, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा अदरवाइज। देखो टूल्स एंड मैकेनिज्म फॉर वर्चुअलाइजेशन, तो टूल्स हमें यहाँ पे समझना है, मैकेनिज्म तो जस्ट अभी हमने समझ लिया, राइट। तीन मैकेनिज्म होते हैं, फुल, पैरा एंड एक लास्ट आपका हार्डवेयर असिस्टेड यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन था, ठीक है ये। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम टूल समझते हैं। टूल्स क्या है वर्चुअलाइजेशन का? सो दीज आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट हेल्प अस टू क्रिएट एंड मैनेज वर्चुअल मशीन। मतलब टूल्स फॉर द वर्चुअलाइजेशन का मतलब है जो वर्चुअलाइजेशन हम वहाँ पे कर रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए, उसको यूज करने के लिए कुछ टूल्स होता होगा, राइट। तो उन्हीं टूल्स को यहाँ पे हमें समझना है।
राइट। तो सम पॉपुलर टूल्स यहाँ पे दिया है, वी एम वेयर है, वर्चुअल बॉक्स है, हाइपरविजर एक टूल तो होता ही है, केवीएम है, और राइट एक्स ई एन है, पैरेलल्स है, ये सारे आपके टूल्स होते हैं। अब इन टूल्स को चलो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वी एम वेयर क्या है, वर्चुअल बॉक्स क्या है, इन सबको। वी एम वेयर क्या है, थिंक ऑफ इट एज द मोस्ट पॉपुलर प्रोफेशनल टूल्स फॉर द वर्चुअलाइजेशन। कंपनी जैसे यूज करती हैं इन it are use it a lot because it is stable, powerful and easy to manage. You can install it on the many virtual machines on the computer server. Like a company runs Windows, Linux and even older system together using VMware. ये आपका टूल होता है जो विंडोज, लिनक्स इवन ओल्डर सिस्टम्स को एक साथ ही रन करने को हमें अलाउ करता है, राइट। ये जो टूल होता है, और यही है आपका वर्चुअलाइजेशन का टूल। और वर्चुअल बॉक्स होता है एक फ्री टूल है जो ओरेकल के द्वारा बनाया गया है, राइट। वेरी फेमस among students and learners because it is simple, works on Windows, Linux and Mac. You can install Linux on your Windows laptop using VirtualBox. हमें Windows पे Linux इंस्टॉल करना है, we can जस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वर्चुअल बॉक्स टूल की हेल्प से। और यही तो है वर्चुअलाइजेशन, राइट। आप विंडोज पे लिनक्स यूज कर रहे हो, राइट, तो यही है आपका। तो हाइपर वी, ये तो मैं आपको पहले ही बताया कि ये बेसिकली हाइपरविजर जो आपका टूल होता है यही आपका वर्चुअलाइजेशन करता है। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑन वर्चुअलाइजेशन ये आपका टूल है हाइपरविजर जो है, ऑलरेडी कम्स बिल्ट इन विद द विंडोज प्रो एंटरप्राइज सर्वर एडिशन, बेस्ट फॉर पीपल हु यूज विंडोज सर्वर, राइट। अच्छा, तो ये हो गया। केवीएम कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन होता है, एंड ओपन सोर्स टूल, एन ओपन सोर्स टूल दैट इज द पार्ट ऑफ द लिनक्स, वर्क्स वेरी वेल फॉर द लिनक्स सर्वर पे ये बहुत अच्छे से ये टूल काम करता है। सब देखो अलग अलग का टूल है, जैसे ये आपका देखो माइक्रोसॉफ्ट अगर सॉरी विंडोज सर्वर अगर के लिए ये हाइपर वी जो आपका टूल है बहुत अच्छे से काम करता है, राइट। वैसे अलग अलग है, केवीएम कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन एंड ओपन सोर्स टूल ये आपका है जो कि लिनक्स के लिए है, राइट। दैट इज द पार्ट ऑफ द लिनक्स, बेसिकली वर्क्स वेरी वेल फॉर द लिनक्स सर्वर, मोस्टली यूज इन द डेटा सेंटर क्लाउड लाइक गूगल क्लाउड, अमेजॉन यूज होता है। और ये भी हमारे पास है एक्जन करके, अनदर ओपन सोर्स टूल है वाइडली यूज्ड इन द क्लाउड कंप्यूटिंग, मैनी बिग कंपनीज लाइक AWS यूज करते हैं इस टूल को, वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर द लार्ज स्केल वर्चुअलाइजेशन के लिए। पैरेलल्स भी एक टूल हमारे पास यहाँ पे मैक यूजर के लिए, राइट। तो बहुत सारे टूल्स हैं, ये वर्चुअलाइजेशन के ही टूल्स हैं जो हमें यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये टूल्स इन डिटेल भी आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, बाकी 2 मार्क्स में ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखो ओके, हम टूल्स यहाँ पे समझ रहे थे, तो टूल्स हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ द सीपीयू वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो हम समझेंगे सीपीयू वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, राइट, फिर उसमें क्या क्या मैकेनिज्म है सीपीयू वर्चुअलाइजेशन के। देन तो सीपीयू वर्चुअलाइजेशन, राइट, सीपीयू वर्चुअलाइजेशन ये भी आपने पहले ही देख लिया है, थोड़ा सा समझ लिया है कि यहाँ पे सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इन सबको यहाँ पे क्या करना, वर्चुअलाइज करना, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल वर्चुअलाइजेशन में, राइट। अभी हम वही समझ रहे हैं। तो सीपीयू वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा ना कि यहाँ पे देखो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, पता ही है। इन वर्चुअलाइजेशन द रियल सीपीयू ऑफ द फिजिकल सर्वर इज शेयर्ड अमंग मैनी वर्चुअल मशीन, राइट। जो ओरिजिनल सीपीयू है, जो रियल सीपीयू है फिजिकल सर्वर का, वो शेयर हो रहा होता है अमंग वर्चुअल मशीन के बीच। अ स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड हाइपरवाइजर डिवाइड द सीपीयू पावर इनटू पार्ट्स एंड गिव ईच वर्चुअल मशीन इट्स शेयर, ठीक है। Each virtual machine feels like it has one CPU, but actually they are all sharing the same physical CPUs, right? Like if your server has 8 core, hypervisor can give 2 core virtual machine 1 को देगा, 4 core virtual machine 2 को देगा, 2 core virtual machine 3 को देगा। तो इस तरीके से ये सब डिवाइड जो भी वर्चुअलाइजेशन है कौन करेगा, ये टूल करेगा, बताया था आपको। तो सीपीयू वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ मैकेनिज्म भी होते होंगे, राइट। तो पहला यहाँ पे है हाइपरवाइजर वर्चुअल मशीन मॉनिटर, राइट, हाइपरवाइजर VMM। दिस इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट मैनेज the CPU virtualization, okay। It sits between the hardware and virtual machine, giving each virtual machines a share of the CPU। टाइप्स की बात करें तो बेयर मेटल होता है, दूसरा होस्टेड होता है, ठीक है। ये टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये आपका जो मतलब कि जो टूल है काम करता है, राइट। होस्टेड होस्टेड हाइपरविजर जो होता है बेसिकली ये टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका ये इंस्टॉल होता है, और जो बेयर मेटल जो ये हाइपरविजर टूल जो होता है ये आपके हार्डवेयर में ही इंस्टॉल होकर के आता है।
तो दूसरा हमारे पास है यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग। हाइपरवाइजर डिसाइड्स विच वीएम गेट्स सीपीयू टाइम and for how long, and works like a time sharing system. Virtual machine 1 runs for a few milliseconds, then वर्चुअल मशीन 2 रन होगा, देन 3 रन होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग भी यहाँ पे हो रही होती है। कहने का मतलब स्विचिंग हो रही होती है बिटवीन वर्चुअल मशीन्स, राइट। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये वहाँ पे सीपीयू वर्चुअलाइजेशन किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि अलग अलग मशीन्स को वहाँ पे सीपीयू वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पहले वर्चुअल मशीन 1 रन करेगा कुछ सेकंड के लिए, तो स्विचिंग होती है, कंटेक्ट स्विचिंग जिसे हम बोलते हैं, बहुत फास्ट हो रही होती है। और ऐसा हमें लगता है कि चीज़ें बहुत पैरेलली हो रही हैं, बट नहीं, बिकॉज वर्चुअलाइजेशन हो रहा है, इट फील्स लाइक इट हैज इट ऑन सीपीयू, बट एक्चुअली इट डज नॉट हैव, राइट। इसके पास रियल नहीं होता है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग यहाँ पे हो रही होती है इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे हैं। हाइपरवाइजर वर्चुअल मशीन मॉनिटर देख लिया, सीपीयू शेड्यूलिंग देख लिया, और तीसरा होता है वी सीपीयू मैपिंग। ईच वर्चुअल मशीन इज असाइंड वर्चुअल सीपीयूज। द हाइपरवाइजर जो मैप्स virtual CPUs to physical CPUs core in the system. A server has 4 physical core. You can create 8 virtual machine with 1 CPUs. Each hypervisor distributes CPU time among them. कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे मैकेनिज्म में 3 मैकेनिज्म याद रखना है। हाइपरवाइजर वर्चुअल मशीन मॉनिटर है, सीपीयू शेड्यूलिंग होता है, और वर्चुअल सीपीयूज की मैपिंग की जाती है विद रियल जो सीपीयूज है। ओके, तो बेनिफिट्स क्या क्या है? रिसोर्स शेयरिंग, आइसोलेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट सेविंग, राइट। देखो नोट्स आपके पास रहेगा, इसे रीड करना और अच्छे से, राइट। तो यहाँ पे हमने सीपीयू वर्चुअलाइजेशन हमने देखा। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। अब यहाँ पे मेमोरी का वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे होगा, राइट। तो मेमोरी मतलब रैम इज लाइक अ वर्क स्पेस वेयर प्रोग्राम्स रन। सिंपल सी बात है, सारे प्रोग्राम्स कहाँ रन होते हैं? ये पीपीटी भी ओपन है, कहाँ पे रन हो रहा है? रैम में चल रहा है, ठीक है। तो इन वर्चुअलाइजेशन द फिजिकल रैम इज डिवाइडेड एंड मैनेज्ड फॉर द डिफरेंट वर्चुअल मशीन। ईच वर्चुअल मशीन थिंग्स इट हैज इट्स ओन प्राइवेट रैम। अब यहाँ पे क्या है ना, सिर्फ सीपीयू का वहाँ पे वर्चुअलाइजेशन होगा, उस तरीके से मेमोरी का वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे होगा। हाइपरवाइजर जो होगा, मैप करेगा वर्चुअल मेमोरी को, यानी कि वर्चुअल मेमोरी इट इज लाइक अ फेक मेमोरी बोल सकते हो, बट इट लुक्स लाइक अ रियल, कि हर मशीन के पास अपनी एक मेमोरी है, बट अपनी मेमोरी नहीं होती। वो जो मेमोरी होती है उसको वर्चुअलाइज करके शेयर किया जा रहा होता है डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल मशीन के पास। अगर रैम लेस है तो हाइपरवाइजर कैन इवन यूज मोर टेक्निक्स लाइक स्वैपिंग, स्टोर टेम्पररी डेटा इन डिस्क। तो ये है यहाँ पे कैसे काम करता है। देखो इसमें यही लिखा हुआ है, जो डिफरेंट, जैसे मान लेते हैं एक पावरफुल हमारे पास कोई सिस्टम है, राइट, उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन किया गया, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन किया गया, तो बहुत सारे वहाँ पे मान लेते हैं प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, राइट। अब मेमोरी आपकी मान लेते हैं लिमिटेड ही होगी, राइट। तो सर्वर के पास मान लेते हैं 16 GB रैम है, तो हाइपरवाइजर जो आपका होगा वो 4 GB वर्चुअल मशीन 1 को देगा, 8 GB वर्चुअल मशीन 2 को देगा, ऐसे अलग अलग वो क्या करेगा, वर्चुअलाइज करेगा मेमोरी को, ठीक है। तो मेमोरी वर्चुअलाइजेशन आपका यही होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद आईओ डिवाइस वर्चुअलाइजेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं। आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, नेटवर्क कार्ड, यूएसबी डिवाइस एक्सेट्रा, तो इन सब का वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे होगा। दीज फिजिकल डिवाइसेस आर शेयर्ड among virtual machines. Each virtual machine sees its own virtual hard disk, virtual network card, but in reality they are mapped to the same physical devices by the hypervisor. जैसे वर्चुअल मशीन 1 हो गया, स्टोर कर रहा है डेटा को सी ड्राइव में, हाइपरविजर मैप्स इट टू द पार्ट ऑफ द फिजिकल हार्ड डिस्क। लाइक अब जैसे वर्चुअल मशीन कोई 2 है, वो नेटवर्क कार्ड में स्टोर कर रहा है, यूज कर रहा है बेसिकली, तो हाइपरविजर राउट्स इट टू द सेम फिजिकल नेटवर्क पोर्ट। तो कहने का मतलब नहीं, यहाँ पे जैसे आपका हार्ड डिस्क, कीबोर्ड या कोई भी आईओ डिवाइस हो गया, उसको यहाँ पे वर्चुअलाइज किया जाता है, ठीक है, जिसमें फिजिकल डिवाइसेस शेयर कर रहा होता है वर्चुअल मशीन्स को, राइट। जो फिजिकल आपके डिवाइसेस है उसको वर्चुअलाइजेशन करने के बाद वो फिजिकल जो डिवाइसेस हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो शेयर्ड हो रहा होता है अमंग वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं लास्ट यहाँ पे टॉपिक है, वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट फॉर डिजास्टर रिकवरी। ये क्या होता है? देखो देखो वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट फॉर डिजास्टर रिकवरी क्या होता है, पहले तो समझते हैं ये डिजास्टर रिकवरी क्या होता है।
देखो नाम से क्लियर हो रहा है डिजास्टर रिकवरी। यहाँ पे कहने का मतलब है ना, डिजास्टर रिकवरी का मतलब होता है कि जो आपका आईटी सिस्टम होता है, लाइक डेटा एप्लीकेशंस, राइट, अगर कोई बड़ा फेलियर आता है, कोई बड़ा कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है विद योर आईटी सिस्टम, तो यहाँ पे क्या है ना, यही है आपका डिजास्टर रिकवरी, ताकि आपका जो डेटा है ना वो रिकवर किया जा सके विदाउट एनी लॉस, राइट। तो ये चीज होता है आपका डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी सिंपल मीन्स ब्रिंगिंग बैक योर आईटी सिस्टम्स डेटा एंड एप्लीकेशंस आफ्टर अ बिग फेलियर, लाइक हार्डवेयर क्रैश हो गया, साइबर अटैक हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्या करना, बेसिकली ब्रिंग बैक कर लेना जो भी आपका डेटा है, राइट। तो ये होगा गोल आपका, यही होता है कि डाउन टाइम आपका रिड्यूस हो, राइट, प्रिवेंट हो आपका डेटा लॉस। अब यहाँ पे लिखा है हाउ वर्चुअलाइजेशन हेल्प्स इन डिजास्टर रिकवरी। वर्चुअलाइजेशन में जो आपका डिजास्टर रिकवरी है उसको फास्टर करता है, राइट, और चीपर करता है और इजियर है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। पहला, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। नॉर्मली इफ अ सर्वर फेल्स यू नीड द सेम काइंड ऑफ हार्डवेयर टू रिस्टोर इट, यस। बट अगर वर्चुअलाइजेशन वहाँ पे यूज किए हो तो वर्चुअल मशीन कैन रन ऑन एनी हार्डवेयर, बिकॉज वर्चुअल मशीन्स आर नॉट टाइड टू द फिजिकल मशीन्स, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट होता है। सो यू डोंट नीड टू बाय आइडेंटिकल सर्वर फॉर द बैकअप। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे है हार्डवेयर इंडिपेंडेंस हो गया, राइट। यहाँ पे समझ रहे हैं वर्चुअल सपोर्ट फॉर द डिजास्टर रिकवरी, समझ रहे हैं, डिजास्टर रिकवरी समझ में आया। अब वर्चुअलाइजेशन कैसे डिजास्टर रिकवरी को और इजी कर देता है और फास्ट कर देता है, ये हमें समझ में आया। पहला हार्डवेयर इंडिपेंडेंस तो हमने देखा। इसके बाद हमारे पास है स्नैपशॉट एंड बैकअप। वर्चुअलाइजेशन टूल्स लेट यू टेक स्नैपशॉट, राइट, और अ बैकअप, तो ये भी हेल्प करता है। और लाइव माइग्रेशन यहाँ पे हो रहा होता है। सम वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म लाइक VMware, vMotion, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, वो हमें अलाउ करते हैं मूविंग अ रनिंग वर्चुअल मशीन फ्रॉम वन फिजिकल सर्वर टू अनदर विदाउट डाउन टाइम। सो बेनिफिट क्या होता है, अगर कोई एक मशीन फेल हो गया, यू कैन मूव वर्चुअल मशीन टू सेफ मशीन इंस्टेंटली। समझ पा रहे हो। रेप्लीकेशन, वर्चुअल मशीन कैन बी replicated, copied in real time to another data center or cloud if the main site is down, you can start virtual machine in the backup site, right। तो ऐसे ही बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े कंपनीज में ऐसे ही होता है, राइट। तो वर्चुअलाइजेशन मोस्ट यूजेबल ये आपका कंसेप्ट है, यूज होता है रियल इंडस्ट्री में, राइट। तो फास्टर एंड रिकवरी टाइम ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। इंस्टेड ऑफ री इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस एंड कॉन्फ़िगरिंग एवरीथिंग अगेन, यू जस्ट बूट अप द वर्चुअल मशीन एंड बैकअप आपका इजीली यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फास्ट रिकवरी। लास्ट में आपका कॉस्ट सेविंग होता है। नो नीड फॉर अ फुल सेट ऑफ एक्स्ट्रा physical server just for the backup, multiple virtual machines backups can run on a one physical backup server, benefit आपका सेव, मनी सेव हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, देखो वर्चुअलाइज्ड डिजास्टर रिकवरी में मतलब बेसिकली क्या है, हमने ये देख लिया कि आपका जो आईटी सिस्टम है उसको किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, फेलियर होता है, उसको वापस लेके आना, राइट, विदाउट एनी डाउन टाइम। अब इसमें वर्चुअलाइजेशन कैसे आपका हेल्प कर सकता है, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस हो गया, ये सारे आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, एक्सप्लेन कर देना है, राइट। तो ये था आपका कंप्लीट यूनिट सेकंड का वन शॉट, राइट। आई नो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया, राइट, बट फिर भी सारे ये टॉपिक्स यहाँ पे मैंने कवर किए हैं। एक बार मैं आपको सिलेबस को दिखा देता हूँ, राइट। ये रहा आपका सिलेबस, और क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। हाँ, स्टार्टिंग में देखो जब भी स्टार्ट करते ही लड़को तो मोटिवेशन काफ़ी हाई होता है, और बट ख़त्म करते करते हाई नो मैं बहुत टायर्ड हो जाता हूँ, एंड आप भी हो जाते होंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे सारे यूनिट, यहाँ पे ये यूनिट में जितने भी टॉपिक्स थे कंप्लीट हो गया, ये सब हमने यहाँ पे कवर किया। जो नहीं भी दिया था वो सब भी यहाँ पे मैंने कवर किया है। ओवरऑल आपको नोट्स डाउनलोड कर लेना है और वन शॉट को देख करके एक बार खुद से रिवाइज कर लेना है, आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपको कुछ यहाँ पे पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यूनिट सेकंड हो गया फिनिश। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी डाउट होता है देन कमेंट करना। अगर फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ लाइक करना, और कमेंट करके बताना कि चीज़ें समझ में आई कि नहीं। अगर कुछ भी डाउट होता है, किसी भी पॉइंट पे नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ बताना, जिससे नेक्स्ट जब मैं वन शॉट बनाऊँ तो इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। सो बाय बाय, टेक केयर।